नमस्कार, मैं हर्षवर्धन सिंह। शो का नाम रूबरू। पूरा एक जो तरीका हमारा रहा है रूबरू का, आप उससे वाकिफ़ हैं, क्या है, क्या नहीं है। आज एक कहानी है, एक कहानी जिसमें बात है टेनेरीज़ के शोर से दूर, बहुत भीड़-भाड़ वाले बाज़ारों से दूर, एक तुलनात्मक रूप से शांत कानपुर देहात, कानपुर से अगर तुलना करें तो उसकी, अमलतास के पेड़ की, नहर के जानवर की। और कहानी है साहित्य की, भारतीय साहित्य है जिसमें जिसमें रशियन साहित्य भी है, जिसमें एमसीआरसी भी है, जामिया भी है, आता-जाता जेएनयू भी है और एक हरवीर है जो कि भारतवासी है। और कहानी है दिल्ली के बाज़ार में तंगदिली की। एक कहानी है डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर की। एक कहानी है उस एक छोटे से प्लेन की जो उड़ रहा है और जिससे माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, जिस पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं। एक कहानी है तमिलनाडु के, केरला के, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के किसी एक जनजाति के ऐसे रिचुअल की, जो शायद सुनने में बड़ा अजीब लगता है मगर वो बताता है कि भारत असल में है क्या। एक कहानी है मारवा स्टूडियोज़ की, एक कहानी है राही पब्लिकेशंस की। और इस कहानी के नायक या ये कहानी जिस व्यक्ति ने जीवन के तौर पे जी, आज वो हमारे साथ हैं। अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं एक मज़ाक के तौर पे बात कह रहा था कि शायद आज इस इंटरव्यू के बाद मुझे यहाँ से सेवानिवृत्ति दे दी जाए या मैं वॉलंटरीली ले लूँ। कारण उसके पीछे ये है कि मेरे ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर, वो इंसान जिनसे मेरा एक तरफ़ा मित्रवत संबंध है, डॉक्टर सुशील भारती, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर, साथ हैं मेरे। आज से पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू हुए हैं उनके, मगर आज का जो इंटरव्यू है ये बातचीत है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ। और ये बातचीत है उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, जिसमें थोड़ा बहुत काम भी आएगा और भी चीज़ें काफ़ी सारी होंगी। बहुत फुटेज खा चुका मैं, चलते हैं उनकी तरफ और बात करते हैं। सर, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, मेरा इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने के लिए। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे बारे में बात हो रही है, और जब आप बोल रहे थे तो मुझे लगा कि मैं स्मृतियों के उन झरोखों से स्वयं को झांकने की कोशिश कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि दोनों तरफ इंटरव्यूअर बैठे हैं और आज एक इंटरव्यूअर एक इंटरव्यूई है, तो इस पूरे तरीके से भी आप वाकिफ़ हैं, तो मैं उस तरीके से इसको नहीं करना चाहता। सबसे पहला सवाल तो ये कि इस इंटरव्यू के लिए तैयार कैसे हुए आप? देखिए, ये इंटरव्यू के लिए आपने ये इच्छा जाहिर की कि आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं। वैसे दरअसल बात यह है कि मैं कभी भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की मैं उत्सुक नहीं रहता हूँ। लेकिन जब आपने कुछ मेरे जीवन के बारे में कुछ चीज़ें जाननी चाहीं, तो मैंने बेबाकी से और बहुत ही सरल तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ जो बातें मैं बता सकता था, मैंने आपके साथ साझा की। जिसमें से ये विचार जो है वो निकल कर के सामने आया कि आप एक इंटरव्यू करेंगे। तो इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, कारण उसके पीछे है क्योंकि बहुत सी बातें जो हमारे और आपके बीच में हुई वो आपके ऑफिस में एक ऐसे स्पेस में जहाँ बहुत सारे लोग नहीं थे, और क्योंकि जैसा आपने कहा कि आप अपने बारे में बताने के लिए ज़्यादा आतुर या उत्सुक नहीं होते हैं, मगर फिर वहीं आना स्क्रीन पे और अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बात करना, और वो भी ऐसे व्यक्ति से जो शायद जानता है बहुत कुछ, तो वो थोड़ा-सा अलग था, मैं ये समझना चाहता था। तो सर, सबसे पहले चलते हैं कानपुर देहात। जी। कानपुर देहात चलते हैं और वहाँ की जो स्मृति की बात की आपने, जो स्मृतियाँ हैं आपके अंदर, थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। क्या था कानपुर देहात और क्या थे आप वहाँ? देखिए, जहाँ तक मेरे जीवन की शुरुआती दौर की बात है, तो ऐसा मुझे बताया जाता है कि मेरी माँ जो हैं, जब मैं 3 महीने का था तो मुझे दिल्ली लेकर के आई थी वो। अच्छा, और वो पहली बार दिल्ली लेकर के आई थीं। मेरे पिता उससे पहले 2-3 साल पहले यहाँ पे आ चुके थे। अच्छा, और उसके साथ एक घटना और भी वो बताती हैं कि जब वो एक जनरल डब्बे में, रेल के डब्बे में चढ़ रही थीं, तो शायद कोई मुसाफिर जो है मेरी बाँह पकड़ कर के चढ़ गया होगा। तो पूरी रात मैं ट्रेन में रोता हुआ पहुँचा, क्योंकि एक नरम हाथ शायद उखड़ गया होगा। अच्छा, और बाद में हमारी माँ को बड़ी तकलीफ़ हुई। और इस तरीके से दिल्ली आगमन उनका होता है, और बाद में जो भी दवा दारू रही होगी या जैसे भी एक माता-पिता जो कर सकते हैं वो जी, किया जी, उन्होंने। बिल्कुल। 3 महीने का बच्चा बहुत कुछ नहीं समझता है, यानी वो एक शिशु है।
लेकिन मेरी स्मृतियाँ शुरू होती हैं जब हमारे पिता गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपने गांव जाया करते थे। और पिता के गांव में और हमारी माताजी के गांव में मात्र 1.5 किलोमीटर का फ़र्क था। अच्छा। और उस 1.5 किलोमीटर के इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत दुनिया थी, और जिसमें कि 75% जो खूबसूरत दुनिया का पार्ट जो था वो हमारी माताजी के गांव के आसपास था। अच्छा। जब मैं ये 25% और 75% की बात कह रहा हूँ, तो मैं बात करना चाहता हूँ कि बचपन में एक बच्चे को क्या चाहिए होता है। एक बच्चे को एक सुंदर जीवन चाहिए होता है, जो जहाँ पे उसका मन रमे। तो वो जो नानी का गांव जो था, वहाँ पे वो भरपूर सारी चीज़ें थीं। और मैं अपने जो मेरे पिता का गांव जो था, तो वहाँ मैं ज़्यादा रुकता नहीं था। जी। अगर मेरे पिता या मेरी माँ वहाँ हैं भी, तो मैं एक दौड़ लगाता था और एक सांस में मैं नानी के गांव पहुँच जाता था। बहुत अच्छा। तो और मुझे फिर ढूँढने के लिए लोग निकलते थे कि कहाँ सर्च गया। पार्टी आ जाती थी। और बाद में सब लोगों को पता चल चुका था हुँ। कि वो गया होगा तो वहीं गया होगा। अच्छा। तो पीछे से हमारे ताऊ या कोई और जो गाँव का व्यक्ति है, वो ढूँढने के लिए आता था और मैं वहाँ मिलता था। स्मृतियों की जहाँ तक बात है, तो उस नानी के गाँव में कैथा के वृक्ष थे। मैं दिल्ली में अक्सर नहीं देखता हूँ कैथा के वृक्षों को। वो फल एक ख़ास किस्म का एक फल है। वहाँ कुआँ था, वहाँ पे करौंदे के पेड़ थे, आम का बहुत बड़ा बाग था, तालाब था, मछलियाँ थीं, और दूर एक छोटी नदी या जिसको बम्बा कह सकते हैं वो बहता था। जी। और उसके पार जाकर के एक बहुत ही खूबसूरत जामुन का पेड़ था, जिस जामुन के पेड़ की बहुत ही विशेषता थी उसकी। जी। और उसकी जामुन खाने के लिए बड़े-बड़े दूर से लोग आया करते थे। अच्छा। और अगर मैं उस छोटी बम्बा की अगर बात करूँ, तो वहाँ हुँ। पर एक बहुत ही विशाल आम का पेड़ था, हुँ। जिस पेड़ का नाम भटाना था। अच्छा। और भटाना इसलिए उसका नाम पड़ा हुआ था हुँ। कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुँ, हुँ। जो बैंगन है उसको भाटा बोलते हैं। जी। तो बड़ा-बड़ा जो बैंगन होता है उसको भाटा बोलते हैं, तो उसकी जो आँबी होती थी वो हुँ। बहुत बड़ी-बड़ी होती थी। अच्छा। सो दैट इज़ व्हाई हुँ। लोगों ने उसको भटाना उसका नाम रख दिया था। अच्छा। और वो बहुत ही विशाल वृक्ष था, और जिसके इर्द-गिर्द भी एक बहुत खूबसूरत दुनिया थी। उसके साथ-साथ एक निकलता हुआ रास्ता था, जहाँ से बहुत सारे राहगीर गुज़रते थे। वो छाया में बैठते थे, वहाँ पे वो हाथ मुँह धोया धोया करते थे, स्नान किया करते थे। और वहाँ से वो दुल्हनें भी निकला करती थीं, जो नई-नई जिनकी शादियाँ हुआ करती थीं। तो वो जी। अपनी बैलगाड़ी पर एक झोपड़ी जैसी बनाए रखती थीं, और उसके जी। अंदर वो सजी-धजी बैठा करती थीं। और मेरी उम्र शायद उस समय पे 5 या 6 वर्ष की रही होगी। हुँ। तो मैं अक्सर उन गाड़ियों के पीछे दौड़ता था, अच्छा। और कभी-कभी वो मुझे उस गाड़ी में खींच भी लिया करती थीं अच्छा। और बैठा लिया करती थीं। और उनकी जो डलिया होती थी उसके अंदर कुछ मिठाइयाँ होती थीं, तो वो भी वो दिया करती थीं। ये एक दिनचर्या का हिस्सा था, और अक्सर जब दिन में सब लोग सो जाया करते थे, तो मैं इंतज़ार किया करता था कि सब लोगों की आँखें मुंद जाएँ, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो गाँव होते हैं वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही सभी लोग दोपहर में सोने की तैयारी करते थे खाने-पीने के बाद में, तो मैं एक्टिंग किया करता था कि मैं सो गया हूँ, लेकिन मैं जी। सोता नहीं था। और मैं वहाँ से दौड़ते हुए सीधे बम्बा पे चला जाता था उस पेड़ के नीचे। बस, उसके बाद वो दुनिया जो है शाम 3-4 बजे तक वो दुनिया वैसे ही वो चले। चलती थी, और जब तक कि कोई ये ना शोर मचाए कि कहाँ गया, कहाँ गया। तो वो बहुत ही खूबसूरत दुनिया थी। आपने जामुन की बात करी तो एक आम अवधारणा है और लोग मानते हैं कि वो जामुन जिस पे तोते ने चोंच मार दी हो, हुँ, वो ज़्यादा मीठा होता जी। है। तो चोंच मारने से मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें जो हैं, जो उदाहरण के तौर पे कि वो हमेशा अच्छी नहीं होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें जैसे बचपन में मार भी पड़ती है बहुत सारी। तो ऐसा कोई किस्सा याद है उस समय का? क्योंकि ननिहाल भी नज़दीक और ददिहाल भी नज़दीक, तो दोनों ही जगह आपने जो कहा एक साँस पे भाग जाना, फिर सर्च पार्टी का जाना, तो बहुत बार कुछ ऐसे किस्से भी रहे होंगे कि जब पकड़ लिए गए और कुछ ऐसा कृत्य कर दिया कि जो कि नाक़ाबिले बर्दाश्त रहा, तो वो मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा? देखिए, जहाँ तक नानी का गाँव जो था, या जो हमारे पिता का गाँव था, तो वहाँ पर इस तरह की तो स्मृति बहुत ज़्यादा नहीं है हुँ, हुँ। कि किसी ने कभी हुँ। कोई मार पड़ी हो या हुँ। कुछ ऐसा, हुँ। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ लाड़ था। नानी के यहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ़ प्यार अच्छा। था और लाड़ था।
वहाँ चूँकि हमारी नानी जो है वो अक्सर वो सारी चीज़ें बनाया करती थी जो बच्चों को बहुत प्रिय थी। जैसे कि आम पापड़, अच्छा। जैसे कि रब्बी, हुँ, जैसे कि गुड़ बहुत होता था वहाँ पे, अच्छा। जैसे कि वो बर्फ़ी बनाया करती थी, दूध बहुत होता था। तो उनके पास खाने-पीने की चीज़ों की कमी नहीं होती थी हुँ, और आम बहुत होता था, करौंदे बहुत होते थे जैसे मैंने बताया। हुँ, हुँ, तो वहाँ इस तरह की तो कोई स्मृति नहीं थी। हुँ, हाँ, कभी-कभार बदमाशी में जो हमारे पिता का घर था तो हमारे जो बड़े भाई जो हुँ, कज़न जो आर्मी में जो थे, उनकी जो वाइफ़ हमारी भाभी थी, हुँ, तो एक बार मैं तालाब पे नहाने गया तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या है कि वहाँ की जो मिट्टी है तालाब की, हुँ, वो चिकनी मिट्टी होती है बिल्कुल। और जब वो बदन पर लगती है, हुँ, तो ऐसा वो व्यक्ति हो जाता है कि जैसे ये किसी पाउडर से नहाया गया हो। बिल्कुल। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था इस बहुत बात का। बारीक एकदम हाँ, होती है। तो वो क्योंकि वो काफ़ी भैंसें और हुँ, इस तरह के हुँ, जो जीवन जो था, हुँ, तो सभी लोग जाते थे उनको लेकर के पानी पिलाने के हुँ, लिए हुँ, करके। हुँ, तो मेरा जो बदमाशी वाला हुँ, रूप रहता था कि मैं जाकर के उनकी पीठ पे चढ़ गया भैंसों की और मैं वहाँ पे नहाने लगा, ये करने लगा। तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो जब मैं बिल्कुल सफ़ेद हो गया हुँ, उस मिट्टी में, तो हमारी भाभी ने बहुत बुरी तरीके से डाँट लगाई और फिर ज लेकर के वो घसीटते हुए कुएँ पर लेके गईं और उन्होंने मुझे नहलाया वहाँ पे। हुँ, तो लेकिन उसमें भी प्यार था, ऐसा कोई कभी मुझे इस तरह का कोई इंसिडेंट याद नहीं आता वहाँ। हुँ। हाँ, दिल्ली जब आते थे तो पिता की डाँट-डपट रहती थी, बट वहाँ वहाँ भरपूर प्यार और लाड़ जैसा था। कारण उसके पीछे शायद ये भी हो सकता है कि बहुत कम समय के लिए क्योंकि वहाँ जाना होता था, परमानेंट रहना नहीं होता था। और मुझे याद आती है जावेद अख्तर साहब की एक गज़ल की 2 शेर उन्होंने बड़ा खूबसूरत कहा है कि मुझको यकीन है सच कहती थीं जो भी अम्मी कहती थीं, हुँ, जब मेरे बचपन के दिन थे चाँद में परियां रहती थीं। वाह! क्या बात है। और एक ये घर जिसमें मेरा साज़ो सामान रहता है, एक वो घर था जिसमें मेरी बूढ़ी नानी रहती थीं। क्या बात है, क्या बात है। मैं इससे थोड़ा-सा आपके और आपकी माताजी के जो जो हुँ। संबंध थे, उनका आपसे जुड़ाव या लगाव किस तरीके का था, क्या था? मैं वो थोड़ा समझना चाहता हूँ। माताजी हमेशा बहुत क्लोज़ रहीं और अक्सर मैं छोड़ता नहीं था उनको और मेरा जो बड़ा भाई जो था, वो हँसता भी था क्योंकि मुझे बड़ी मार भी पड़ती थी। कितने भाई-बहन हैं आप? हम लोग 3 भाई और 2 बहनें हैं। अच्छा, तो मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझसे 3 साल लगभग बड़ा है, तो आप दूसरे नंबर मैं पे दूसरे नंबर पे अच्छा। हूँ। तो वो अक्सर क्या है मैं माँ के पल्लू को पकड़े-पकड़े घूमता रहता था हुँ, और माँ ये चाहती थी कि कोई काम करें तो वो हुँ, थोड़ा कहीं जाना होता था, हुँ, तो मैं छुप-छुप के देखा करता था उनको। वो हुँ, कहीं चलीं और मैं छुप के उनके पीछे दौड़ लेता था, हुँ, तो फिर मार पड़ती थी। हुँ, तो इसका मज़ा जो है वो बड़े भाई साहब बहुत लेते थे अच्छा, कि उनको लगता था कि वाह! क्या बात है, इसको अब पढ़नी ही पढ़नी है। हुँ। तो ये इस तरह का संबंध था लेकिन बट मदर के साथ मेरा जो क्लोज़ हुँ। रिलेशन है वो कुछ ज़्यादा रहा, पिता से ज़्यादा रहा। आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में उसका क्या फ़र्क आया उससे? देखिए जहाँ तक सहृदयता की बात की जाए, हुँ, हुँ। जहाँ तक संगीत की बात की जाए, अच्छा, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मातृपक्ष से है। गाती थीं? बहुत अच्छा गाती थी, अच्छा, तो बहुत ट्रेन्ड अच्छा थीं? गाती थी। ट्रेन्ड नहीं थी, अच्छा, लेकिन गाती थी अच्छा, और जो उनकी बहन थी, हुँ, छोटी बहन थी, वो भी बहुत अच्छा गाती थी। अच्छा, तो संगीत का पहला जो लेसन है, वो लेटे-लेटे गाया करती थी अच्छा, और वो किसी बहुत सारे ऐसे लोकगीत गाया करती थी जिनका अर्थ मुझे नहीं पता था। हुँ, लेकिन जब वो गाती थी तो अच्छा लगता था। अच्छा, तो पहला मुझे संगीत का जो लेसन कह लीजिए, अध्याय कह लीजिए या जो नॉलेज मिली, वो उनसे पहली बार मुझे ऐसा लगा और बाद में मैं भी उन कभी-कभी उन लाइनों को गुनगुनाया करता था। तो जो संगीत का पक्ष है, हुँ, वो माताजी से आया, सहृदयता का पक्ष है, वो माताजी से आया और वो बहुत ही मेहनती अ, महिला रही हैं अपने जीवन में, बहुत ही अच्छा। कर्मठ, बहुत ही दृढ़ निश्चयी महिला रही हैं। तो ये भी आपने उनसे इनहेरिट किया? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने किया उनसे इनहेरिट और मैं आज भी अभी हैं वो और अच्छा, मैं अभी भी जब भी उनसे मिलता हूँ पिता की जहाँ तक बात है तो पिता से बहुत कम बात रही है। मेरा अगला सवाल यही था, बहुत बढ़िया। वो मैं समझ पा रहा हूँ, एक जी, इंटरव्यूअर होने के नाते आप समझते हैं कि किस तरफ जाओगे आप। जी, बहुत अच्छा, जी। जी। तो पिता के साथ में बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब वो रहा, लेकिन पिता के साथ पिता की अच्छी बात ये थी कि साइलेंटली उनमें जो साहित्यिकता थी, हुँ, हुँ। लेखन की कला जो थी, साइलेंटली मतलब? साइलेंटली मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा कभी लाइमलाइट में नहीं आए, कभी उस तरह से, बट वो लिखते बहुत अच्छा थे। अच्छा, बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। हैंडराइटिंग पे उनका बड़ा ज़ोर रहता था एंड ही वाज़ अ टीचर एंड और साहित्यिक जो एक बैठकें होती हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करने में
उनके साथ तालमेल बिठाने में या उस वर्ल्ड से परिचित कराने में वो पिता का योगदान है। तो अगर मैं ये कहूँ कि सुशील भारती की पर्सनैलिटी जो है, एक तरफ अगर संगीत को भी समझते हैं या फिर साहित्य को भी समझते हैं, तो साहित्य पिता के हिस्से की बात है और संगीत माता के हिस्से की बात है। अनुशासन किधर से आया, माता जी की तरफ से या पिताजी की तरफ से? दोनों की तरफ से। दोनों की तरफ से। दोनों की अंतर तरफ से। क्या रहा उसमें? अंतर ये था कि पिता के पास लोकोक्तियाँ बहुत थीं, अच्छा। लोकोक्तियाँ, कहावतें बहुत थीं, हम्म। और जैसे वो कि? सब ग्रामीण कहावतें थी। अब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि शिकार उठी तो कुतिया को आगाज लगी, कि मतलब लास्ट टाइम के लिए सारा काम तुम छोड़ देती हो, हमारी मदद से अपनी तरफ बोलते मतलब यू हैव टू बी डिसिप्लिन, जी बिल्कुल बिल्कुल। कि मतलब बिल्कुल नाक पे दिया नहीं जलाओ, इस तरह की। बट उस तरह हथेली पे सरसों जमाना। हथेली पे सरसों जी। अरे ये अभिलाषा हृदय में देश बनो विख्यात, नित घूमो एकांत में 4 बजे प्रभात। तो वो बताया करते थे कि जब एक बार सिकंदर ने अरस्तु से पूछा कि गुरुजी मुझे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये अभिलाषा हृदय में देश बनो विख्यात, नित घूमो एकांत में 4 बजे प्रभात। तो वो बड़े पक्षधर थे कि एक व्यक्ति को या एक छात्र को या एक कोई भी पुत्र को पुत्री को 4 बजे उठना चाहिए। अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठना चाहिए, और वो जबरदस्ती उठाते थे। अच्छा। जिसको कि हमारे जो बड़े ब्रदर हैं वो पसंद नहीं करते थे। अच्छा। और वो अक्सर जो है 4 बजे उठ तो जाते थे लेकिन सो जाते थे। अच्छा। और वो लुढ़के पाए जाते थे। ओके। लेकिन मैं उसको रिलीजियसली फॉलो करता था कि 4 बजे अगर उठ गए हैं तो 4 बजे उठ करके पढ़ना है। अच्छा। तो ये डिसिप्लिन जो है, पान नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, या कोई ऐसा काम नहीं करना, ये जो डिसिप्लिन जो था ये दोनों तरफ से था। क्योंकि माय फादर वाज नेवर टच्ड अल्कोहल, पान, धतूरा, कुछ भी, मतलब ऐसी जो चीज़ें जो थी उनको बिल्कुल नहीं टच करते थे। टीटोटलर, बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया कि ज़्यादा समय वहाँ बीता नहीं कानपुर देहात में, दिल्ली आ गए। तो दिल्ली से पहला परिचय जो था, जिसे हम दिल्ली कहते हैं, और उस समय की दिल्ली, वो कैसा था आपका? देखिए, दिल्ली की जहाँ तक बात की जाए तो जब पिता यहाँ पे दिल्ली में आए तो उनके बारे में ये कुछ ऐसी जैसा कि जो सुना मैंने कि वो नाराज़ होकर के घर से अच्छा। आ गए थे। और जो कि दादाजी थे नहीं तो बड़े भाई साहब जो हैं उनके साथ शायद कुछ हुआ, और वो भी उनका कहना था कि भाभी जो है उनकी वो उनको परेशान करती थी, पढ़ने नहीं देती थी, या इस तरह की चीज़ें हाँ, रही जी, थी। जी। तो दिल्ली आ गए थे, और दिल्ली आकर के उन्होंने जो आईटीओ के पास जो सी पावर हाउस है तो वहाँ जाकर के वो आए, लेकिन वहाँ पर उनको कोई काम नहीं मिला। अच्छा। तो वहाँ पर कोई फोरमैन थे या क्या थे, तो उन्होंने कहा कि आप एनटीपीसी पावर बदरपुर पावर हाउस बन रहा है तो वहाँ पे आप चले जाएं। अच्छा। तो वहाँ से आ गए यहाँ, और यहाँ से उन्होंने देखा कि अब कोई ठिकाना होना चाहिए, कहाँ रहेंगे, क्योंकि पैसे पास नहीं है, कुछ ऐसी बैकग्राउंड नहीं है। तो उन्होंने आकर के जो पास में ही एक गांव जो था, आली गांव, तो वहाँ जाकर के उन्होंने शरण ली। अच्छा। और वहाँ पे जाकर के एक रूम लेकर के वो रहने लगे, और वहीं से ही अपने जीवन यापन के लिए जो भी कर सकते थे वो किया उन्होंने। जी। हमने जब आँख खोली तो हमने वहीं पे आंखें खोली। अच्छा। या मतलब हमें समझ जो आई, हमें हमारे आसपास का जो जीवन जो था वो भी था कि एक बहुत बड़ा घेरा था, वहाँ पे एक कमरा है, वहाँ पे कुछ और लोग भी रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, भैंस बंधी हुई है, चारा चल रहा है। तो हरवीर जिसकी बात आप कर रहे थे, तो हरवीर जो भारतवासी वो वहीं था। अच्छा, ये किस्सा भी बहुत ज़रूरी है, ये बताइए क्या है ये? जी, तो वहाँ पे क्या था कि एक जाट फैमिली थी। तो जाट फैमिली थी तो उनका क्या था कि वो चारा लेके आते थे, और वहाँ पे चारा मशीन थी, उनकी भैंसें भी थी, और उनका नाम हरवीर था। जी। उस समय पे गाना बहुत बजा करता था कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं जिनको याद करो कुर्बानी। तो उसमें हरवीर था भारतवासी, ये नाम आता था। वो हरवीर था भारतवासी। हरवीर था भारतवासी, और उसका उनका नाम हरवीर था। जी। तो हम उनको बहुत ही उत्सुकता से देखा करते थे कि ये हरवीर भारतवासी है, जी, ये गाने में इसका नाम आ रहा है, लता मंगेशकर जी इनका नाम ले रही है, उन्हें भारतवासी बता रही है। भारतवासी बता रही है। बहुत खूब। तो हाँ, ये चारा क्यों लेके आ रहा है, ये उनको जानवरों को क्यों खिलाता रहता है ये, जी, इसको तो उससे उधर होना चाहिए, क्योंकि भारतवासी आर्मी में होना चाहिए। बिल्कुल। एक नहर के जानवर का भी जिक्र है, वो जी मैं जानूंगा। नहर के जानवर का जिक्र इस तरह है कि जब हम लोग यहाँ रहा करते थे तो हमारी माँ जो थी वो बहुत हमें लेकर के बहुत पॉजेसिव थी वो। अच्छा। मैं और मेरा ब्रदर। अच्छा। तो हम लोग जो थे कि थोड़े बड़े होने शुरू हो गए थे, 7-8 साल ऐसी उम्र रही होगी, 9 साल इस तरह की। तो भागते दौड़ते, आप समझते हैं कि इस तरह की जो बच्चे हैं वो भागते दौड़ते उस समय पे
तो उनको ये डर रहता था कि ये कहीं निकल ना जाए, कहीं चले ना जाए, क्योंकि यहाँ हमारा कोई है नहीं। जी। कानपुर देहात से एक व्यक्ति आया हुआ है, वो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ रह रहा है, उसका कोई अपना यहाँ पे नहीं है, तो उनको ऐसा लगता था कि बच्चे इर्द गिर्द रहें, पास रहें। तो वहाँ से कुछ ही आधे किलोमीटर की दूरी पर या पौने किलोमीटर की दूरी पर एक नहर बहती है। नहर में उस समय पर ये कहावत थी उस गांव में कि जिसको भी कोई परेशानी होती थी, पति से लड़ाई हो गई पत्नी की, तो नहर में कूद गई। अच्छा। या कोई भी किसी भी बच्चे को कोई पिता से दिक्कत है, कोई है, तो नहर में कूद गया। तो हर समस्या का हर निदान नहर समस्या था। का निदान जो था वो नहर था। जी। अब नहर जो है अपने आप में एक आतंक बनी हुई थी जी। कि भाई कोई भी जा करके नहर में छलांग लगा दी। और अक्सर वहां पे वो जो मछुआरे पानी वाली जो गाड़ी है, अच्छा, वो अक्सर आया करती थी 102 नंबर की। भाई आज नहर में रामपाल डूब गया, तो आज पप्पू डूब गया, आज ये डूब गया, आज वो डूब गया, तो ये सब जो चीज़ें चला करती थी। अच्छा। तो मदर को कोई और कहानी नहीं सोची, उनको ये लगा कि नहर में एक ऐसा जानवर है कि जो अपनी मूछें बिछा देता है किनारे पर जी। और कोई बच्चा अगर वहां चला गया तो उसको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। और वो अपनी मूछों से उसकी टांग को पकड़ लेगा। अच्छा। और पूरे शरीर को उसमें आगोश में ले लेगा और फिर अंदर ही सीधा खींच के ले जाएगा वो। अब ये जो एक ऐसी कल्पना जो थी, जैसे कि जो जेम्स कैमरून की पहली पिक्चर थी टर्मिनेटर, तो कैमरून जो थे उनको बुखार में इस तरह के ख्वाब आया करते थे, बड़े बड़े स्केच अलग अलग तरीके से जानवरों के और उस तरह से। और उन्हीं स्केच को उनकी मदर ने उनको प्रमोट किया था कि आप जो है उनको स्केच करो अगर बुखार में आते हैं तो। एंड बाद में टर्मिनेटर मूवी में उसने वही स्केच इस्तेमाल किए। ये जो स्मृतियां जो थी ये मेरे मन और मस्तिष्क पर बैठ गई। अच्छा। मैं कल्पना करने लगा कि ऐसा वाकई कोई जानवर है, जानवर उसमें है। हाँ। और हमने नहर पे जाना छोड़ दिया। इससे दो पक्ष निकल के आते हैं। एक तो ये कि एक तरीके से कल्पनाशीलता बढ़ी कि आपने उसको समझना शुरू कर दिया, और एक ये रहा कि एक दायरा संकुचित हो गया, लिमिटाइज हो गया। इन दोनों चीजों का प्रभाव आप पर कैसे पड़ा? दायरा सीमित हो गया। दायरा सीमित हो गया और जो आपकी कल्पनाशीलता थी वो बढ़ गई। अब आप एक कमरे में रहकर उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसे स्केच पे उतार सकते हैं, कुछ भी। और साथ ही साथ एक दायरा बन गया कि वहां तक नहीं जाना है, तो बहुत सारी चीजें जो शायद समझ सकते थे वो नहीं समझ पाए। देखिए वहाँ पे वो जो जीवन जो था वो आज के समय से पृथक था, भिन्न था जी। आज शायद उतनी ऑब्जर्वेशन की अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को ना मिलती हो, लेकिन उस समय पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी। अच्छा। मतलब देखने के लिए बहुत कुछ था, करने के लिए बहुत कुछ था। नहर से पीछा छूट गया तो जामुन के पेड़ पे चढ़ जाओ। अच्छा, जामुन के पेड़ ने पीछा नहीं छोड़ा है? वो वहाँ पे भी था। अच्छा। नहीं है तो आलू के खेत में चले जाओ। अच्छा। नहीं तो टमाटर के खेत में टमाटर खाओ बैठ करके। नहीं तो ट्यूबवेल पे जाकर के नहा लो, इतनी मोटी धार में जब गिरता था तो बच्चा जो है दब जाता था उसमें, तो वो भी मजा था। नहीं है तो कुछ नहीं मिला तो एक अंधा सूखे जी था, उसको घर तक ही छोड़ाओ। अच्छा। हाँ, वो ठक ठक करके उसकी आवाज़ जो है धीरे धीरे करके कानों में पड़नी शुरू हो जाती थी। और हर बच्चे का ये धर्म हुआ करता था कि सूखे जी को उन्होंने देखा और उसका हाथ पकड़ा। और सूखे जी की चाल जो बड़ी धीमी होती थी तो बच्चे के साथ में चलकर बड़ी तेजी से हो जाती थी वो, तो वो अपने खेत से घर आया करता था। बहुत अच्छा। तो जाने के समय पे भी सूखे जी आपके पास है और आने के समय पे भी सूखे जी, तो उसमें एंगेज कर लो। नहीं है तो माता जी के जो माता जो देवी है वहाँ चले जाओ, वहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है तो वहाँ पे प्रसाद ही खा लो। नहीं है तो कोई बड़ी बूढ़ी औरत जो है वो मशीन चला रही है, चारा मशीन, तो उसमें हाथ बटा दो, बिल्कुल चारा कर दो। नहीं है तो कोई नहा रहा है कोई बुजुर्ग आदमी तो नली चला दो, कुछ भी कर दो, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते थे। और नहीं अगर कुछ समझ में आ रहा तो कोई बड़ा बुजुर्ग बैठ करके दलिया पी रहा है, छाछ पी रहा है, तो वहाँ पे जाके पी भी लो, वो आपको देगा भी। मतलब ऐसा माहौल था, करने के लिए बहुत कुछ था उस समय पे, तो लॉट ऑफ थिंग्स। तो सिर्फ एक अकेली नहर ही नहीं थी, तो वहाँ से छूटे तो कुछ और करने लगे। अच्छा। लेकिन एक्सपेंशन जो था या ऑब्जर्वेशन जो था वो निरंतर जारी रहा। एक्सप्लोरेशन में कमी नहीं ना, आई। ना किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। अभी आपने कहा कि वो जो बूढ़े व्यक्ति जो जाया करते थे तो किसी बच्चे का हाथ पकड़कर और उनकी स्पीड जो है बढ़ जाया करती थी। मैं ये मान के चलता हूँ कि वो भरोसा करने लगते थे। भरोसा भी करने लगते थे, शाम का वक्त होता था। जी जी जी। तो भूख भी लगी रहती होगी शायद उनको। मेरे ख्याल से जो भी कारण, आपकी ज़िंदगी में कौन वो व्यक्ति रहा जिसका हाथ पकड़ के आपकी स्पीड, आपकी ज़िंदगी की जो गति थी वो थोड़ी सी बढ़ी बचपन से आगे की तरफ, क्योंकि फिर स्कूलिंग और कॉलेज ये सारी चीज़ें,
कौन था वो व्यक्ति? देखिए, मेरे साथ कोई एक व्यक्ति कोई रहा हो ऐसा नहीं था, हम्म। क्योंकि माहौल घर के अंदर इसी तरह का था जो मैंने डिस्कस किया है। जी। जो घटनाएँ थीं आस-पास की, उनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती थी। कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा होता था, कुछ ना कुछ देखने के लिए ऐसा हो रहा होता था, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी जिस भी तरीके का हो। तो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन घटनाएँ बहुत थीं और उनसे सीख करके, उनमें से कुछ निकाल करके हम्म। जो भी चैलेंज भी बहुत थे। हम्म। ऐसी बात नहीं है, बहुत आसान नहीं था जीवन वो, बहुत कष्टप्रद जीवन था। मैं अपने पिता को देखता था संघर्ष करते हुए, उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे और हमारी माताजी बड़ी मुश्किल से मैनेज करती थी चीज़ों को, तो चैलेंजेस बहुत थे। तो उनसे भी आपको एक ड्राइव मिलती है कि आप कुछ अच्छा करेंगे, आप पढ़ेंगे। कल्पनाशीलता बहुत उर्वर थी, कुछ करने की, हम्म। कुछ बड़ा बनने की, हम्म। क्योंकि वो दिमाग में बातें जो हैं वो डाली गई थी। तो मुझे लगता है कि वो एक पॉइंट था कि जो हम लोग धीरे-धीरे करके पूरा एनवायरनमेंट उस तरीके का था कि उसने एनवायरनमेंट उस तरह का था। आगे आगे लेके गए। आपने अपने पिता के बारे में बताया कि साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति थे और फिर यहाँ पे आके कामगार एक उस तरीके से वो काम करते थे, तो साहित्य सृजन निरंतर चलता रहा उनका? देखिए, क्या होता है कि एक व्यक्ति जब एक परिवार का जीवन जी रहा होता है या उसके पास कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो कई बार ये भी होता है कि उनकी कला जो है वो दब जाती है। तो उनके पास प्रतिभा बहुत थी। वो हम्म। संस्कृत के विद्वान थे, हिंदी के विद्वान थे, हम्म। लिखते बहुत अच्छा थे। उनका सर्कल बहुत अच्छा था। जो राधेश्याम प्रगल्भ जी हैं, हम्म। जो अशोक चक्रधर के पिता जी। जो हैं, तो उनके बड़े अच्छे मित्र थे। अच्छा। हाँ, तो वो उस सर्कल में भी काफ़ी मूव करते थे। अच्छा। सब कुछ था, बट वो घूम फिर कर के एक संघर्ष जो उनके जीवन में जो था परिवार को चलाने का दिल्ली में, जी। वो निरंतर बना रहा। शायद मुझे लगता है कि इस वजह से वो बहुत कुछ जो कर सकते थे वो नहीं कर पाए। अब सीधा आते हैं स्कूलिंग और इसके बाद कॉलेज पर, कि क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आप हैं, तो वहाँ तक का रास्ता क्या कॉलेज के पहले दिन से तैयार हुआ समझ के साथ कि यही करना है, या फिर पहले दिन का जो कॉलेज था वो ऐसा ही था कि हाँ बस कॉलेज और करना है? कुछ नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी, अच्छा। कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा जीवन में। हम्म। पिताजी अपने संघर्षों में हम्म। और हम बड़े हो चुके थे। कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लिया, बस अच्छा। पढ़ना शुरू कर दिया। कौन सा कॉलेज था ये? ये कॉलेज था जामिया मिलिया इस्लामिया, अच्छा। जिसमें एडमिशन मिला और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। कुछ मित्र बन गए, अच्छा। उनके साथ ही पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। हम्म। अब एक नितांत अंधेरा था कि कुछ कहाँ जाएगा, कहाँ पता चलेगा। कोई किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे आप? ग्रेजुएशन, कुछ इकोनॉमिक्स की पढ़ाई चल रही थी, हम्म। हिंदी साहित्य की पढ़ाई चल रही थी। उसी में जो सब्जेक्ट होते हैं, तो एक सिंपल ग्रेजुएशन अच्छा। का जो था माहौल बना हम्म। और उसी में ही कुछ बाहर की किताबें पढ़ी जाती थी। हम्म। बस इसी तरीके से कोई मतलब एक कोई दिशा तय नहीं थी। कुछ दिशा नहीं। एमसीआरसी भी आता है आपकी इस कहानी में, मैं वो जानना चाहूँगा, और ये आता जाता जेएनयू जो है, मैं वो भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा इसके बारे में, ये क्या था? देखिए, ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, तो ग्रेजुएशन करने के बाद में मुझे क्लियर हो गया था कि मैं साहित्य के लिए ही बना हूँ और साहित्य पढ़ूंगा मैं। अच्छा। तो मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है उसमें मैंने एंट्रेंस दिया। तो बड़ा टफ एंट्रेंस होता था, तो एंट्रेंस मैंने क्रैक किया और मेरा जो नंबर जो है दाखिला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आ गया। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि उस समय पे 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई अच्छा। और जैसे ही बाबरी मस्जिद गिराई तो जामिया मिलिया इस्लामिया में हड़ताल हो गई, अच्छा। जिसकी वजह से जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे वो मैं नहीं दे पाया और जिसकी वजह से मैं रिज़ल्ट नहीं सबमिट करने की वजह से एडमिशन नहीं हो पाया जेएनयू में? जेएनयू में। जी। तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैंने हार करके फिर जो है हम्म। जामिया से ही हिंदी साहित्य में पढ़ने की सोची कि भैया मुझे साहित्य में जाना ही है, हम्म। तो मुझे ये पढ़ना है। एक पल के लिए सोशल वर्क भी दिमाग में आया, लेकिन मैंने कहा कि साहित्य पढ़ना है मुझे। तो उसमें एडमिशन लिया और मैं उसमें पढ़ने लगा। जब एमए किया तो आई वाज अ टॉपर। अच्छा। तो जब एमए किया तो लेकिन जो जेएनयू की जो लालसा थी वो छूटी नहीं, क्योंकि मेरे अच्छा। मन की बात थी जेएनयू के पहाड़ मुझे अच्छे लगते थे, जेएनयू में अमलतास के जो वृक्ष बहुत अच्छे लगते थे, जेएनयू में जो हॉस्टल का माहौल था वो बड़ा अच्छा था, जेएनयू में जो गंगा ढाबा पे जो चाय पी जाती थी वो मुझे बड़ी पसंद थी, टेफ्लास कैंटीन जो है बड़ी पसंद थी मुझे। वहाँ पे फ्रीली जिस तरह से जो छात्र घूमते थे या मेरे कुछ मित्रों का वहाँ एडमिशन हुआ था तो मैं जाया करता था, मैं उनके हॉस्टल में रुका करता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक अलग किस्म की दुनिया है, एक इंटेलेक्चुअल दुनिया है, तो मैं वहाँ पर बड़ा मेरा मन लगता था। तो मैं नहीं भी था तब भी मैं
बस पकड़ करके मैं जेएनयू अक्सर चला जाया करता था, अपने मित्रों के साथ मिलता था। जब एमए किया मैंने, तो मैंने सोचा कि चलिए एमए नहीं कर पाया तो मैं मास्टर ऑफ फिलॉसफी यहाँ से करूँगा। तो अगेन आई गिव द एग्ज़ाम अच्छा। मास्टर ऑफ फिलॉसफी का। तो एक तरफ मास्टर ऑफ फिलॉसफी का एग्ज़ाम दिया और दूसरी तरफ एमसीआरसी का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि तब तक ये भी था कि भई आपको जीवन में करना है, ये कब तक चलेगा इस तरीके से। तो वहाँ एडमिशन हो गया जेएनयू में। जेएनयू में, दोबारा एडमिशन हो गया एमफिल में, और इधर एमसीआरसी में एडमिशन हो गया, यहाँ भी एंट्रेंस क्रैक किया। तो सब लोगों ने उस समय पे सलाह दी कि ये बहुत अच्छा मीडिया कोर्स है, इसको आप करिए, हिंदी साहित्य पढ़ के क्या करेंगे। उस समय पे बहुत आज का माहौल नहीं है, आज तो माननीय मोदी साहब भी जाकर के यूएन में हिंदी में बात करते हैं, लेकिन पहले नहीं करते थे लोग, पहले थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग एटमॉस्फेयर था। सो आई ऑल्सो टुक द डिसीजन कि मुझे मीडिया में जाना चाहिए। तो वहाँ से एमसीआरसी मैंने की यात्रा तय हुई, और फिर एक बार फिर जेएनयू मुझे छोड़ना पड़ा। दोनों बार जेएनयू जो छूटा, एक बार तो किसी कारणवश छूटा और दूसरी बार आपने खुद जेएनयू जी। को छोड़ा। बहुत अच्छा। एक प्ले आता है शामू की किताब, उसका क्या जिक्र है? देखिए, शामू की किताब एक प्ले जो है वो दैट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, मुझे भी नहीं था। जब मैं एमसीआरसी में गया तो एमसीआरसी में एक माहौल जो था पूरा अंग्रेजियत का माहौल था वहाँ पे, जी। क्योंकि मैं एक हिंदी बैकग्राउंड से पढ़ करके गया था, जो मेरा बैकग्राउंड था पीछे से, और एक तरफ जो वहाँ पर सिलेक्टेड जो पढ़ने वाले जो लोग जो थे, बहुत ही लिमिटेड सीट्स थी, 22 सीटें होती थी उस समय पे सिर्फ मात्र, और उसमें कैलकाटा प्रेसिडेंसी कॉलेज से बच्चे थे, जैसे बेस्ट स्कूल ऑफ तमिलनाडु, बेस्ट स्कूल ऑफ कर्नाटका, यहाँ से बच्चे थे। एंड जो कैटेगरी जो थी वो इस तरह से कि जैसे चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली की लड़की हमारे साथ पढ़ रही है, अच्छा। या कोई सीनियर आईएएस का लड़का हमारे साथ पढ़ रहा है। तो ऐसी जो 22 लोगों का जो पूरा ग्रुप जो था, वो दिल्ली का क्लास कह सकते हैं, वो सिलेक्टेड लोग थे। अच्छा। उनके बीच में मेरे जैसा आदमी एक हिंदी बैकग्राउंड से पहुंच जाता है। तो अंग्रेज़ी जो थी वो मेरी दिक्कत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा हिंदी अंग्रेज़ी से ताल्लुक़ नहीं था जी। मैंने जो भी पढ़ा था वो हिंदी माध्यम से ही पढ़ा था। अचानक जब वहाँ पर पहुँचे तो चारों तरफ इंग्लिश का माहौल था, और उस माहौल में मुझे लगा कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। मैं फ़िल्म मेकिंग करने आया था, बट अचानक यहाँ पे तो अंग्रेज़ी की बॉम्बार्डिंग जिस तरह से हो रही है और चारों तरफ अंग्रेज़ी का ही माहौल है, उठते बैठते खाते पीते सारा जो है अंग्रेज़ी का माहौल है, तो उसमें आप क्या करोगे। लेकिन वहाँ पे कुछ अच्छे मित्र थे जिन्होंने इस बात को समझा भी, और कुछ हमारे जो टीचर्स थे जिनको कुछ को फ़र्क पड़ता था, कुछ स्नॉब थे, कुछ किसको फ़र्क नहीं पड़ता था, बट ठीक था ओवरऑल मतलब जो था। बट मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि मैं एक पढ़ा लिखा और मेरे पास कंटेंट, एक रिच कंटेंट लिखने की क्षमता भी थी, बिकॉज आई वाज अ राइटर, बाय द टाइम आई जॉइंड एमसीआरसी, तो मैं तब तक लिखना सीख चुका था। मैं अच्छा, पढ़ कर लिखना सीख चुका था। तो हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे सुधनवा देश पांडे, अच्छा, जो कि कुछ फिल्मों में आए भी हो, तो वो हमारे टीचर हुआ करते थे। वो जीपी देश पांडे के, जो कि महाराष्ट्र के बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं, जीपी देश पांडे, उनके बेटे। अच्छा। तो वो पढ़ाया करते थे हमें। तो उन्होंने एक चैलेंज थ्रो किया कि भाई ग्रुप्स में कि कुछ नाटक ऐसे लिखे जाएंगे कि और नुक्कड़ नाटक खेले जाएंगे अच्छा। दिल्ली के जगहों में। तो उसमें कुछ लोगों को डिवाइड करके कि भाई 3-4 नाटक ग्रुप्स बनाए गए। तो there were a lot of discussion going on, a lot of brainstorming session was there, but nobody could write कि डेडलाइन पास आ रही थी लेकिन कोई लिख नहीं पा रहा था। और मैं समझ सकता हूँ डिस्कशंस भी अंग्रेजी में चल रहे होंगे, क्योंकि आप अंग्रेजी में शिफ्ट हो गए बताते हुए। जी, वो पार्क में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, गाने भी चल रहे हैं, डिस्कशन भी चल रहा है, और नया नया थोड़ा सा माहौल होता है। लड़कियां भी खूबसूरत हैं, लड़के भी खूबसूरत है, थोड़ा माहौल रोमांटिक भी बना हुआ है। हमारे जैसा आदमी जो है दूर बैठ के देख रहा है चल क्या रहा है ये। तो ऐसे ही चल रहा था पूरा माहौल। तो लास्ट में ये पता चला कि सुधनवा देश पांडे हैज गिवन अ डेडलाइन कि आपको इस डेडलाइन तक प्ले देना है, अदरवाइज सारे लोग फेल हो जाएंगे। अच्छा, सारे मतलब एंटायर बैच? नॉट बैच, द ग्रुप। अच्छा, आपका जो ग्रुप, ओके। हाँ। देन देयर वाज अ गर्ल कॉल्ड रिचा गुप्ता, शी केम टू मी, शी सेड सुशील आप तो बहुत अच्छा लिखते हो, सो आई डिड टू राइट। एंड देयर इज अनदर गर्ल कॉल्ड गायत्री प्रभु, शी आल्सो केम टू मी कि सुशील आप लिखिए, अब ये करिए वो करिए,
ये तो विश्वन जो है इन्होंने तो मरवा दिया है, कुछ और लोग थे उन्होंने तो मरवा दिया है, तो ये नहीं बना पाएंगे, आई एम श्योर, ऐसे करके तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। देन आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे लगा कि हाँ ये होना चाहिए। तो ये जो श्यामू की किताब की आपने बात की, तो ये क्या है कि बचपन में जहाँ हम रहा करते थे तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो दिल्ली जो हमारे गाँव साथ, आप बता हाँ रहे हैं हाँ, आप, जो हाँ जी। खेला करते थे हमारे साथ में। तो वहाँ पे एक बच्चा था जिसका नाम था पता नहीं नाम लेना कितना उचित है, आप समझ लीजिए कि हाँ ठीक ठीक हाँ जी। श्यामू ही समझ लीजिए। तो उसके पिता बहुत जो है शराब पिया करते थे उसके पिता। तो अक्सर उस समय पे एक माहौल बना करता था कि आप जो है कि किस तरीके से कि इसका जो बच्चा है वो क्या कर रहा है और उसका जो बच्चा है वो क्या कर रहा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चला करती थी। लेकिन किसी को भी ये नहीं था कि उनमें से कि भाई मोटिवेशन जो है ना वो नहीं मिलता था किसी किसी को, ठीक है नहीं। तो मोटिवेशन ना मिलने की वजह से कई सारे बच्चे डिमोरलाइज भी हो जाते थे। तो अनुज को अक्सर जो है उसको, श्यामू को उसको डिमोरलाइज किया जाता था। अच्छा। तो उससे पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते, तो उसने कहा कि मैं जो हूँ वो कुछ बोला नहीं और वो नीचे जो है ज़मीन देखने लगा और अपना पैर से यूँ करने लगा। अच्छा। दैट पर्टिकुलर विजुअल जो है वो मेरे दिमाग में जो है वो पकड़ लिया मैंने उस विजुअल को। चस्पा हो गया वो। यस। और जब प्ले देखने की लिखने की बात आई तो फिर मैंने वो प्ले लिखा जिसका नाम रखा श्यामू की किताब। और उसी का ही जो लाइफ जो थी उसको मैंने उसके प्ले के अंदर डिपिक्ट किया। किताब से उसका क्या संबंध? हाँ, किताब से उसकी पूरी कहानी जो थी वो प्ले के अंदर मैंने डाली। शामू की किताब के बाद सर एक मुझे चीज़ याद आती है, वो है आपका संपादक होना एक पत्रिका का, जो मेरे ख्याल से वार्षिक एक पत्रिका निकला करती थी हिंदी में जो थी, और वो मेरे ख्याल से जो हिंदी समिति या फिर हिंदी जो प्रकोष्ठ था वो निकाला करता था। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ वो किताब। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी भी संस्थान में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो कोई आपको एक लेवल तक मोटिवेट कर सकता है या टीचर जो है वो आपको पढ़ा सकता है। बट जो सेल्फ ड्राइव है आपकी, जो आप करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं से आना चाहिए आपके अंदर से। तो वो मेरे अंदर से आया। तो मैंने क्या शुरू किया कि नोटिस बोर्ड पर एक वॉल मैगजीन शुरू की अपने प्रयासों से। अच्छा। और मैं हर हफ्ते उस वॉल मैगजीन को हाथ से लिखा करता था और मैं उसको लगाया करता था। 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता हुआ। बड़े सारे लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था जो हमारे क्लासमेट थे कि ये करता क्यों है। लेकिन देयर वर सम टीचर्स, दे वर नोटिसिंग दैट। अच्छा। उनको ये लगा कि इस लड़के का इंटरेस्ट जो है वो साहित्य के प्रति है। अगर ये हर हफ्ते विदाउट एनी फेल अगर ये एक मैगजीन लगा सकता है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ये बात है। सो माई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माजदा सच जी जो थी, तो उन्होंने इस चीज़ को परखा, समझा और उन्होंने मुझे कहा कि जो दृष्टि हमारी एक डिपार्टमेंट की एक मैगज़ीन है, सो आप उसके एडिटर होंगे। तो वहाँ उन्होंने पहली बार मुझे ये कहा इस तरह का। तो मैंने कहा कि मैंने बहुत उसकी सहर्ष, बहुत खुशी से मैंने उसको स्वीकार किया। फिर एक जापानीज़ डेलीगेशन था तो वो भी आया, तो उनके सामने भी उन्होंने, जो हिंदी सीख रहे थे, तो उस तरह से प्रस्तुत किया। तो बड़ा अच्छा रहा वो। और उस मैगज़ीन में मैंने पूरे जोश के साथ में जो भी सारे विभागों की जहाँ जहाँ से भी कविताएं ले सकता था लिया, और मैंने उसके अंदर भूमिका और अपनी खुद कविताएं जो थी वो मैंने इसके अंदर लिखी। एक तो वो थी, और वहीं से वो गाड़ी शुरू हुई। तो पूरी यूनिवर्सिटी की फिर एक मैगज़ीन थी जिसका नाम था तहजीब। तहजीब जी। तो वो 3 भाषाओं में निकलती थी, हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में। तो हिंदी का जो संपादक है फिर मुझे बनाया गया उसमें। अच्छा। और इंग्लिश ये का वार्षिक हुआ करती थी? वार्षिक मैगज़ीन थी। उसी बीच में इंडियन ओशन बैंड का भी जिक्र होता है। इंडियन ओशन बैंड जो है दैट केम इन माय लाइफ व्हेन आई वाज डूइंग एमसीआरसी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब आप फाइनली, जब मैं फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट में चला गया और फिल्में बनाना और यही सब हो रहा था उसके अंदर, तो फाइनल ईयर में एक वीडियो प्रोडक्शन हुआ करता था। तो वी चोज कि हम एक म्यूज़िक वीडियो बनाएंगे। उस समय म्यूज़िक वीडियो का बड़ा चलन था। अच्छा। तो म्यूज़िक वीडियो बनाएंगे तो हमारी जो डॉक्यूमेंट्री होगी किस पर होगी, तो डॉक्यूमेंट्री थी और उसी में ही एक म्यूज़िक वीडियो निकालना भी था, ऐसा हमने प्लान किया। तो हम लोग 3 लोग उसमें काम कर रहे थे। एक सुकृत हिमांशु सिंह मेरा एक दोस्त, और एक मनीष माथुर एंड मैं। तो हम लोगों ने काफ़ी उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की।
और जो इंडियन ओशन बैंड के जो मेंबर जो थे, राहुल राम साहब, राहुल राम और आशीष जो तबले पर होते थे, और सुष्मित सेन जो लीड गिटार, जो मेलोडी गिटार जो बजाते थे, जी, और अमित किलम अच्छा, जो ड्रमर था, अच्छा परकशनिस्ट जी, यस परकशनिस्ट जो था अमित किलम। तो बेसिकली उनकी लाइफ पर ये पूरी डॉक्यूमेंट्री थी, वो आपकी लाइफ की पहली डॉक्यूमेंट्री? पहली डॉक्यूमेंट्री थी। और उसका उनका एक गाना था लेट मी स्पीक। अच्छा, लेट मी स्पीक जो गाना जो था, तो उस मेलोडी पर हम लोगों ने कहा कि व्हाई डोंट यू यू नो वी पिक्चराइज दिस सॉन्ग। तो उसमें पे सैनिक फार्म उस समय पे बन रहा था, तो सैनिक फार्म में बड़े सारे लोग जो घर जो थे वो बड़े खाली जैसे थे। तो हमारा जो एक दोस्त जो था सुकृत हिमांशु सिंह, सो ही वाज वर्किंग विद आमिर रजा हुसैन, अच्छा, और उस समय पे लेजेंड ऑफ राम और इस तरह की जो है ना वो रामलीला वगैरह, तो ही वाज अ आर्ट डायरेक्टर, वर्किंग एज अ आर्ट डायरेक्टर। अच्छा, सो ही हैज चोजन दैट प्लेस कि भाई सैनिक फार्म में अगर हम शूट करते हैं तो वहाँ पे बड़ी भूतिया सी बिल्डिंग्स और घर बन रहे हैं, तो कोई छोड़ के बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है ऐसे ना। तो वहाँ पे देयर सम लेडी, अमेरिकन लेडी कॉल्ड पामेला, अच्छा, तो उसको अप्रोच किया गया, एंड पामेला वाज परफॉर्मिंग, एंड देन वी शॉट दैट लेट मी स्पीक सॉन्ग। अच्छा, तो वो बनाया, और उसके बाद वो अपने आप में एक बड़ा क्रिएटिव वेंचर था अच्छा, एमसीआरसी के काल में उस समय पे। बाद में हमारे जो टीचर्स हैं वो बात तक भी कहते रहे कि भाई जो गाना है लेट मी स्पीक वो बड़ा अच्छा बना था, जिसमें कि मैं कहूँगा कि इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन था वो सुकृत हिमांशु सिंह का था, अच्छा, क्योंकि सुकृत हिमांशु सिंह तब तक मीडिया के अंदर काम करते थे, और उनका बहुत रुझान था आर्ट के को लेकर के और इस तरफ को लेकर के। एंड मनीष जो है वो कैमरा वर्क और ये सब जो है, तो हम लोग जो थे वो एक तरीके से कैमरा वर्क, एडिटिंग और उस सब में थे। बट जो सारा का सारा जो प्लानिंग की जो कहानी जो थी वो सुकृत हिमांशु सिंह की थी। तो बहुत वो अच्छा, गाना बड़ा अच्छा बना, और बाद तक भी उसको दिखाया जाता रहा। जो नए बैच आते थे उसने कहा कि देखिए आपके सीनियर्स ने क्या किया, सो विल प्ले लेट मी स्पीक सॉन्ग द डॉक्यूमेंट्री ऑन राउंड। बाद में तो इंडियन ओशन बैंड ने काफ़ी अच्छा किया, एंड अनफॉर्चुनेटली जो आशीष है वो नहीं रहे, उसके बाद किसी और ने उसकी जगह ली है। कल्ट बट के तौर पे भी आज इंडियन ओशन को सुना जाता है, जी उनके सारे बिल्कुल गानों बिल्कुल को। बिल्कुल। अभी आपने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि जब ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी पार्क में बैठ के, तो उसमें रोमांस भी आया। तो मुझे याद आता है एक कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। अब लिखना तो आपने शुरू कर दिया था, मगर वो प्यार का खत बनते बनते कितना वक्त लगा उसको, कि यहाँ क्योंकि कॉलेज में थे और अब स्थापित भी कर चुके थे खुद को अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच में साहित्य पढ़ने वाला लड़का जो कि लिख सकता है, ये पहचान के तौर पे आ चुका था। तो क्या इसका प्रभाव पड़ा, और ये जो लाइफ थी पूरी रोमांटिक साइड ऑफ द लाइफ, ये वहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि जब आप काम करते हैं और धैर्य के साथ काम करते हैं, जब आप लीड करना जानते हैं, जब आप किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थितियों से स्वयं को निकालना जानते हैं, जब आप मेहनत करना जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप नोटिस किए जाते हैं, और वो लड़का या लड़की या कोई उसमें भेद नहीं होता। तो मुझे भी शायद नोटिस किया जाता होगा उस समय पे। तो बहुत सारे ऐसे कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भी थे कि जो अट्रैक्ट हुए, होते रहे। बट एक एज है, एक सर्टेन एज है, उस समय पे आपको अपना करियर भी देखना है, बहुत कुछ है। तो अगर उनका नाम लिया जाएगा तो बहुत अजीब हो जाएगा। बट ये है कि देयर वर सम एक्सपीरियंसेस, लाइक आई वाज इन अ डार्क रूम, सो देन समबडी वाज शेयरिंग हर इनर फीलिंग। तो समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि भाई क्या उस तरीके से। बिल्कुल, ये कारण जो था सवाल के पीछे मैं इसे रोक देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत फिर ये बीटिंग अराउंड द बुश होगा, जी जी है जी। ना? मेन बात तक जाएगी नहीं जी बात, जी। तो मैं उस चीज़ से बचाता हूँ आपको। उसका फ़र्क आप पर, क्योंकि जैसे आपने बचपन की भी बात बताई कि वो एक बैलगाड़ी जिसके अंदर एक दुल्हन बैठी है, उसके पीछे भागना, उस बच्चे के अंदर कौतूहल हो सकता है, उसके बाद माता जी की तरफ से वो गायन, सारा सॉफ्ट कॉर्नर आना, और साथ ही साथ वो एक चीज़ बीइंग ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्व करना चीज़ों को, कि उस बच्चे का पैर से मिट्टी को ऑब्जर्वेंट इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ खासा इस पे जोर दिया, क्योंकि जब बात करते हैं हम किसी भी फीमेल इंटरेक्शन की, तो माना जाता है, और ये एक चीज़ है कि अगर आप सुन सकते हैं उन्हें, इफ़ यू आर एक्चुअली लिसनिंग टू द पर्सन, द पार्टनर ऑफ योर्स, तो आप आधा काम कर चुके हैं, बाकी आधा तो फिर आप मैनेज कर लेंगे। तो
वो आपके अंदर, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि उस समय तक आ चुका था, हम्म, तो अच्छी चीज़ें रही भी होंगी, मगर उनका फ़र्क आप पे, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्री की तरफ जाने लगे थे, हम्म, उसका फ़र्क आप पे क्या पड़ा? किस तरीके का इंसान उन सारे इंटरैक्शंस ने आपको बनाया? हम्म। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि जब आप इस तरीके का जीवन जी चुके होते हैं तो आपको बहुत सारे चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट अपने आप ही जनरेट होता है, और आप चाहते भी हैं कि आप नई नई चीज़ों को करें। हुँ, तो एमसीआरसी ख़त्म हो चुका था, जॉब ढूँढने की बारी थी, दिल्ली में कई जगह पे काम हो रहा था। तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी मुझे मिली, जेएस प्रोडक्शन, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे, क्रिएटिव काम कर रहे थे। एंड आई वाज़ रियली थैंकफुल कि उसमें कुछ मेरे सीनियर भी काम किया करते थे। अच्छा। सो देयर आई स्टार्टेड माय जर्नी, एंड पहली फ़िल्म जो है, वो मुस्लिम एरिया, कला महल का एरिया, हुँ, हुँ। और वहाँ पर वो पहली डॉक्यूमेंट्री मुझे बनाने के लिए दी जाती है। और वो बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए। किस अ, लिहाज से? इस लिहाज से चैलेंजिंग था बिकॉज़ मैंने कभी भी अपने जीवन में मतलब इस तरह का माहौल नहीं देखा था कि जैसे कला महल एरिया का जो हुँ, था, कसाई बाड़ा एरिया जो अच्छा, था, कसाई बाड़ा तो वहाँ एरिया। पे सुबह-सुबह मटन और ये सब जो लटका हुआ है, एंड पूल ऑफ ब्लड हुँ। ऑन द रोड, तो एक आप यंग, वेजिटेरियन हैं? नहीं, मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, हुँ, लेकिन हुँ। अ, लेकिन जो उस समय पे जो अ, रॉ फॉर्मेट में जिस हाँ, तरीके से हाँ, वो था, वो हाँ, देख पाना हाँ, थोड़ा। आज मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन उस समय पे नहीं था मैं। अच्छा। तो वो मैं देखता था, थोड़ा अजीब मुझे लगा वो हुँ, सारा का सारा। तो ऐसे माहौल में आप किसी भी व्यक्ति से जाकर के रिसर्च क्या करेंगे, बात हुँ, क्या करेंगे? तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं सिरा ही नहीं पकड़ पा रहा था कि मैं इस फ़िल्म को बनाऊँगा तो कैसे बनाऊँगा मैं? हुँ, और वो फ़िल्म थी कि उस मुस्लिम एरियाज़ के अंदर हुँ, एजुकेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ड्राइव है एजुकेशन का, हुँ, तो सर्व शिक्षा अभियान का, तो वो हुँ, कैसे उसके अंदर शुरू हुआ, कहाँ-कहाँ है, हुँ। लेडीज़ कैसे पढ़ रही हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, तो वो इस तरह की डॉक्यूमेंट्री थी। अच्छा। तो मुझे कोई सिरा नहीं समझ में आ रहा था, बट आई वाज़ थैंकफुल कि वहाँ पे मुझे एक मलका बेगम नाम की एक लेडी मिली, हुँ, वो वाइस प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने मुझे बहुत मदद की। अच्छा। और उसके माध्यम से फिर मैंने रिसर्च जो भी करना था वो किया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक नई चीज़ें, लेकिन छोड़ा नहीं मैंने। हुँ, एक्सप्लोरेशन जो है, वो मेरे लिए नई चीज़ थी, अट्रैक्टिव थी, मैं करना चाहता था, किया मैंने। उसका वे आउट ढूँढा, ढूँढे मैंने लोग, हुँ, और उसमें ढूँढने में ही मुझे मलका बेगम मिली। थोड़ा अच्छा। संघर्ष, मुझे कष्ट थोड़ा-सा हुआ, हुँ, लेकिन फिर मुझे थोड़ा-सा ये अंदाज़ा हो गया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, हुँ, तो इतनी जल्दी से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर नई चीज़ करना चाहते हैं, तो आपको नए रास्ते तोड़ने पड़ेंगे, नई शुरुआत करनी पड़ेगी। बना-बनाया रास्ता आपका नहीं हो सकता, ये बात मुझे समझ में आई। और जब मैं पलट कर के पीछे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो ठीक डिसीज़न था। सवाल ख़ैर मेरा ये था कि फ़ीमेल इंटरैक्शन का फ़र्क आप पे क्या पड़ा? मगर फिर भी मेरे ख़्याल से वो समझ सकता हूँ कि कई बार किसी व्यक्ति के साथ संबंध चलाने के लिए भी वो पर्सिस्टेंट होना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें रहती हैं। डॉक्यूम फीमेल इंटरैक्शन की जहाँ तक अगर हुँ, बात की जाए, तो पहले आई वाज़ वेरी शाय। मैं जैसे बात नहीं करता था। हुँ, जैसे मान लो कोई सामने अगर लड़की सामने दिखाई दी थी, तो शायद मेरी नज़रें झुक जाएँ। हुँ। मतलब आई वाज़ वन ऑफ दोज़ काइंड ऑफ अ पर्सन। एहसास-ए-कमतरी मानते हैं आपके अंदर था? फीलिंग ऑफ लाइक नहीं, ओके। नॉट एहसास कमतरी नहीं, कोई हीन भावना नहीं थी किसी प्रकार की। लेकिन मुझे ऐसा लगता था ये लड़की है। बिकॉज़ वो जो भाव जो है ना, वो हुँ, कहीं न कहीं हमारे संस्कारों में भरा गया था, ये लड़की है, मैं लड़का हूँ। हुँ। ये इंसान नहीं है, लड़की है। हाँ, हुँ, मतलब ये इंसान, ये लड़की है ये, हुँ, है नहीं? लड़की ऐसी होती है, हुँ, लड़का ऐसा होता है। तो वो था, हुँ, लड़की को सामने से ऐसे नहीं देखना, हुँ, उसको देखते ही नहीं रहना, हुँ, है नहीं? वो देख लेगी तो क्या सोचेगी? हुँ, मतलब ऐसा जो एक एक बहुत ही बचकाना चीज़ है, आज हुँ, मुझे सोच कर के लगता है ये। हुँ, बट आपकी अगर ट्रेनिंग नहीं है, आपको बताया नहीं है, कौन बताएगा? पहले किसी को कुछ बताता थोड़ी था ये सब बातें। वो तो थैंक्स टू एमसीआरसी, व्हेन आई हुँ, वेंट टू एमसीआरसी, तो फिर वहाँ पे खुला माहौल था। हुँ, वहाँ पे पहली बार मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, है नहीं? वहाँ पे पीना-खाना जो होता है, वो हुँ, पहली बार मैंने देखा। पार्टियाँ क्या होती हैं, मैंने पहली बार देखी। हग कैसे किया जाता है किसी को, मैंने तो उस समय पे देखा। हुँ। लिविंग रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, वो उस ज़माने में बातें थीं। हमें बड़ा लगता था, हाँ, ये क्या बातें हैं। अच्छा। हाँ, कैसे एक लड़का एक लड़की को स्मूच करते हैं, वो पार्टी में चल रहा होता था, तो हुँ, हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग था वो। हुँ, तो थैंक्स टू एमसीआरसी, इन 1994 हुँ। आई वाज़ एक्सपोज़्ड टू ऑल दीज़ थिंग्स। उसके बाद उस जो जो सारी जो चीज़ें जो थी, वो मेरे लिए बहुत आसान हो गई। आम हो गई। कोई ऐसा कोई मायने नहीं रखी उन हुँ, चीज़ों ने कि मतलब ये कोई ऐसा है, वैसा है, क्योंकि इट वाज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़, देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि भई
एक लाइफ है, एक जीवन है, जिसको किसी के साथ खुशी मिल रही है, ठीक है, अब वो चाहे जो मर्जी करे, नहीं करे, उनकी ज़िंदगी अपना एक हाँ, पार्ट है, बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्री की बात शुरू हो गई है तो शुरुआत से ही एज़ अ डायरेक्टर आपको रखा गया या फिर पहले असिस्ट करना शुरू किया आपने? नहीं, मेरी शुरुआत जो है वो एज़ अ राइटर हुई, एज़ अ राइटर, अच्छा। क्योंकि दैट वाज़ माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड हुँ, मुझे इस कंपनी में लिखने का काम दिया गया। तो लिखने का काम में जब वो मेरे लिए बहुत आसान काम था, तो हुँ, मुझे कहा गया कि इसकी जो कैपेसिटी है उसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, बिकॉज़ ही इज़ अ एमसीआरसी ग्रेजुएट, हुँ, तो ये तो ही इज़ अ ट्रेन्ड एज़ अ डायरेक्टर। हुँ, तो दैट इज़ व्हाई माय प्रोड्यूसर, वो बहुत समझदार थी, तो उन्होंने मुझे पहली फ़िल्म दी, हुँ, जो कि कला महल एरिया की मैं जब बात कर रहा हूँ हुँ, उसकी। उसके बाद जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे वो जो फ़िल्म जो बनाई मैंने, हुँ, तो आप ये मान के चलो कि मैंने अपनी फ़िल्म का ही बलात्कार कर दिया मैंने, अच्छा। ऐसा लगा मुझे। हुँ, मैं उसको सँभाल नहीं पाया, उस पूरे के पूरे फुटेज को नहीं सँभाल पाया मैं। हुँ, जिस तरीके से शूट किया था, जिस तरीके से चीज़ें थी, मैं उसको सँभाल नहीं पाया। जस्टिफ़िकेशन तो उसके साथ मुझे नहीं हो पाया। पहली बार ऐसा लगा कि हुँ, फ़िल्म बनाना अपने आप में एक आर्ट है, हुँ, जिसका एक शुरुआत होती है, जिसका एक एंड होता है, जिसका एक पीक होता है, जिसको एक एंटरटेनिंग तरीके से बनाया जाता है। ये जितनी भी कमियाँ हो सकती थीं, हुँ, मैंने उसके अंदर ढूँढी। अगर आज उस फ़िल्म को मैं देखना चाहूँ, तो मैं खुद नहीं देख सकता उस फ़िल्म को। लेकिन उसके बाद जब मैंने फ़िल्म बनाई, तो मैंने उन चीज़ों से सीखा, और मुझे जब मैंने कहानी चंद्रभान तोमर की जब मैंने आगरा के अंदर बनाई, हुँ। तिगनेर गाँव का जो दिगनेर किस्सा है, गाँव की, उसका भी थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से होली का पूरा एक सीन था और वो भी मैं थोड़ा-सा रोचक लगता है मुझे, वो बताइए जी, थोड़ा? वो एक कहानी मैंने वो पढ़ी थी। अ, एक स्टोरी निकली थी साक्षरता मिशन की, कि हुँ, एक गाँव जो है उसके अंदर महिलाएँ जो हैं वो शराब पीती हैं। अच्छा। तो ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था कि एक गाँव में पूरी महिलाएँ, पूरे गाँव की महिलाएँ शराब कैसे पी सकती हैं? क्या ऐसी वजह है? हुँ, तो ये मेरे लिए उत्सुकता थी, तो मैं गया उस गाँव में, हुँ, देखा, तो मैंने पाया कि वाक़ई महिलाएँ जो हैं, शाम को 5 बजे के बाद में टल्ली हो जाती थी वो। अच्छा, हाँ, और उसके साथ-साथ बच्चे भी पीते थे, और पुरुष तो पी ही रहे थे। अच्छा, उसका रीज़न ये था कि उसके गाँव के पास एक शराब का ठेका था, अच्छा। तो वहाँ जो है अ, अवेलेबिलिटी जो है वो थी, प्रचुर मात्रा में प्रचुर उपलब्ध थी। मात्रा में उपलब्ध थी, हुँ, तो पुरुष पी रहे थे तो महिलाओं को भी पिलाते थे वो, तो हुँ, महिलाओं ने पीना ही सीख लिया। अच्छा। अब महिलाएँ गेहूँ बेच रही थीं, राई हुँ, बेच रही थीं, धान बेच रही थीं, चावल बेच रही थीं, और दारू पी रही थीं। महिलाओं को देखते हुए जब माता-पिता ही टल्ली होके पड़े हुए हैं, तो बच्चों ने कहा कि अब हमारा क्या काम, हम भी पी लेते हैं। हुँ, तो वो भी, तो ये एक माहौल था। तो इस गाँव में एक चंद्रभान तोमर नाम के एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने कुछ लिटरेसी मिशन चलाया था और उन्होंने लोगों को अवेयर किया। अच्छा। सो दैट वाज़ द फ़िल्म, कि हुँ, कैसे उस गाँव की तकदीर जो है वो बदलती है। तो वहाँ चंद्रभान पर, तोमर किस तरीके से सब यस, पूरा यस, तो बदलते फिर हैं। मैंने उसमें रिक्रिएट किए सीन। हुँ, जैसे अ, वो उसमें बहुत सारे लोकगीत थे, हुँ, कि बालम मैं समझाए रही तोए, हुँ, अब मत न करे नशा दारू को। अच्छा। तो इस तरह के वो जब गाने गाते थे, जो हुँ, कलाकार जो थे, तो वो बड़ा अच्छा रहा वो। और जब वो फ़िल्म मैंने बनाई तो पूरे मन से बनाई, और दैट वाज़ द पॉइंट वेयर आई हैव एस्टैब्लिश्ड माई सेल्फ एज़ अ डायरेक्टर, एंड विद द फुल कॉन्फिडेंस कि अब मैं बना सकता हूँ। और वो फुल कॉन्फिडेंस कैसे आया, कि खुद मुझे अच्छा लगा, अपना किया और हुआ हमारे काम। जो सीनियर डायरेक्टर थे, हुँ, हुँ, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे में उस हुँ, कंपनी में काम करते थे। अच्छा। तो जब उन्होंने प्रोड्यूसर के साथ में वो बैठ कर के फ़िल्म देखी, तो एक होता है ना कि यार ये लौंडे ने बना दी टाइप हुँ, ये फ़िल्म। उम्मीद नहीं थी तुम सही कर हाँ, पाओगे। मतलब ये लौंडे ने ऐसी बना दी पिक्चर है यार, ये तो मतलब अब हुँ, थोड़ा-सा खतरा है, हुँ, ऐसा लगा होगा शायद उनको। हुँ, तो उन्होंने आकर के मुझसे कहा मॉर्निंग में, नीचे आकर के बेसमेंट में ऑफ़िस होता था, कि यार पिक्चर तूने अच्छी बनाई है। कुछ इस तरह का मुझे कहा उन्होंने, कि गुड, अच्छा, गुड, गुड, ऐसे करके उन्होंने बोला। बहुत सो सही। दैट वाज़ द पॉइंट, एंड उसके बाद तो फिर गाड़ी निकल चली। ये जो आपने बोला गाड़ी निकल चुकी थी, ये गाड़ी भारत भ्रमण के लिए निकली जी। और ये भारत भ्रमण कैसे हुआ पूरा? और ख़ासकर मैं जानना चाहूँगा वो कुछ एक किस्से जो आपने एक बार पहले कभी बताए थे जिसमें कि साउथ इंडियन कहीं कोई ट्राइब है जिसके रिचुअल्स हैं कि मटका लेके बैठ एक लड़का है जो कि शराब पी रहा है। तो मैं वो पूरा भारत भ्रमण से लेकर और ये एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि जब आप अक्सर ये कहते हैं चर्चा के दौरान कि इंसान को जो ये भारतीय है उसको भारत ज़रूर घूमना चाहिए। पूरा भारत और समझना चाहिए कि असल में भारत है क्या? तो मैं वो सब जानना चाहूँगा। देखिए, वो सब जो चीज़ें हैं मेरे साथ होती चली गई। अच्छा। मैंने कुछ प्लानिंग नहीं की, मैंने काम किया सिर्फ़, और काम करने के दौरान लोगों ने मुझे पकड़ा, और वो शायद मेरी प्रतिभा से ज़्यादा मेरे व्यक्तित्व से भी प्रभावित थे। उनको लगता था कि ही इज़ अ हम्बल मैन, हुँ, नॉलेजेबल, हुँ, इसको काम भी आता है।
तो वाई नॉट। कोई भी आदमी मीडिया के अंदर या कहीं भी किसी भी काम में कोई परेशानी नहीं चाहता, तो वो एक शायद ऐसा एक प्लस पॉइंट था विच वाज द सेलिंग पॉइंट। और उसके बाद वो होती चली गई। तो जब ये एक फिल्म थी जो हम करने के लिए जा रहे थे, तो जो जिक्र आपने किया कि तो उस समय पे मध्य प्रदेश के बहुत सारे ट्राइब, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ट्राइब, तो ट्राइबल एरिया में जब मैं घूमता था तो वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के जो रिचुअल्स हैं वो पता चलते थे, अच्छा। उनको हम शूट करते थे और बड़ा मज़ा आता था। जिसमें कि ये जिक्र था कि अगर लड़का जो है किसी लड़की को पसंद करता है तो वो उसके घर के सामने जा कर के शराब पीना शुरू करेगा, वो मटके में लेके जाएगा शराब, और वो पूरा मटका पिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर वो लड़की जो है राज़ी हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है, मान लीजिए कि ऐसे प्रोसेस में वो फिर आएगा, जब भी उसके बाद जुगाड़ होगा फिर मटका लेकर के आएगा। तो ऐसे में मान लीजिए कि वो 10 बार मटके पीने के लिए आया अपने दोस्तों के साथ में, और वो अप्रोच करेगा कि भाई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और वो लड़की घर में बैठी हुई है, बाप भी बैठा हुआ है, सुन रहा है सारा कुछ। अब उसकी कैपेसिटी नाप रहे हैं कि भाई ये 10 मटका लेके आया या 12 मटके इसने पी डाले हैं, लेकिन मान नहीं रहा है ये। अगर बाप को ये पता लग गया कि ये लड़का मेरी लड़की के लिए ठीक है, जो 12 मटके पिछले 6 महीने से पी रहा है ये, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मेरी लड़की को खुश रख सकता है। तो अब बाप जो है वो एक्सेप्ट करेगा जी। अब बाप को वो 12 मटके जो उसने पिए हैं, जब शादी होगी तो बारात को पिलाने पड़ेंगे। 12 मटके बारात को पिलाने पड़ेंगे। ये बड़ा अच्छा एक तो खेल ये जो है ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चीज़ें देखने में आती थी, बहुत ही खूबसूरत मध्य प्रदेश का घोटल जो है, यानी ट्रेडिशन जो है, तो वो भी मुझे देखने को मौका मिला। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि जहाँ पे आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छी तरह से चुन सकते हैं। तो उनका जो जीवन मुझे हमेशा आदिवासियों का बड़ा प्रोग्रेसिव लगा है। जैसे हमारे यहाँ पे हम बात करते हैं तो लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं मुझे समझ आता कि लड़की को देखने कोई कैसे आ सकता है। ये लड़के को देख क्या कर लोगे देख करके तुम। बट वहाँ पर क्या है कि एक इंटरेक्शन है। मैंने पाया कि आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं। अगर पति को तीर लग गया तो कोई बात नहीं, दूसरा पति आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर उसके पति को तुमने कुछ किया तो वो भी तीर उठा लेगी, अच्छा, दूसरे को मार डालेगी वो। अच्छा, मतलब उनके अंदर आप ये देखेंगे कि कोई ऐसा भाव नहीं है किसी भी प्रकार का। वो अगर मुझे मेरा पति नहीं पसंद आ रहा है, अगर वो बदतमीज है, पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं खुद भी तीर मार सकती हूँ तुम्हें। अच्छा। और मैं तुम्हें तीर मार करके छोड़ के जा सकती हूँ। अच्छा। और जब मर्जी छोड़ सकती हूँ। अच्छा। कोई कोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उनका जो तरीका है वो मुझे बड़ा प्रोग्रेसिव नजर आता है, जहाँ सिर्फ दिल से संबंध है, साथ में प्रेम है, प्यार है, वो रहेंगे और पूरी शिद्दत के साथ रहेंगे, पूरी गरिमा के साथ रहेंगे, प्रेम के साथ रहेंगे, जो कि तथाकथित जो बड़े जो हमारे सभ्य समाज है उसमें लोग मर करके, जल करके और घुटन में जी करके जीवन जीते हैं, लेकिन वहाँ खुलापन है। जी, आपने क्योंकि बात की कि जीवन साथी को चुनना और ख़ासकर लड़का लड़की देखने आते हैं, तो आपको भी मेरे ख्याल से किसी समय कोई देखने आया होगा शादी का। मतलब बेसिकली मैं समझना चाहता हूँ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जिसमें कि शादी आपकी कब हुई, और क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर का काम भारत भ्रमण का पूरा आपका रहा, तो जिम्मेदारी जब इस तरफ बढ़ती हैं तो कई बार उन चीज़ों से पीछे भी हटना होता है। मैं वो सारा पक्ष जानना चाहूँगा, कब शादी हुई, कैसा क्या था? देखिए, मुझे मेरी शादी की जहाँ तक बात की जाए तो मुझे खुद नहीं पता था कि ये लोग कौन आए हुए हैं। अच्छा। और ये कहाँ से आ गए हैं, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, कोई खैर खबर आपको थी? मैं स्कूलिंग मेरी 11th क्लास में मेरी अच्छा थी, तब मेरे पिता, यूपी में एक सिस्टम है वहाँ पर कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे पिता जो है इसमें भरोसा रखते थे। अच्छा। कि रघुकुल रीत जो है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। उनकी कुछ कहावतें थी, तवा की झनकार बहुत दूर तक जाती है, कि भाई किसी को खाना खिलाओगे तो बड़ी दूर तक। बिल्कुल बिल्कुल। वो बड़े मैन ऑफ अ प्रिंसिपल और इस तरह की चीज़ें थी, विच एक पॉइंट के बाद में मैं उनसे डिफर करता था कई सारी चीज़ों को लेकर के। स्वाभाविक है, बिल्कुल जी। वो हमारे जो बड़े भाई साहब हैं उनके लिए शादी के लिए आए थे, लेकिन हमारे बड़े भाई की जब तक वो आए दोबारा तब तक शादी कहीं और तय हो चुकी थी। अच्छा। तो हमारे पिताजी ने कहा कि अभी एक सिक्का और है हमारे पास, उछाल ले जाओ, उछाल दो। तो मुझ गरीब को ये पता ही नहीं था कि मेरा जो है आज सौदा किया जा चुका है। अच्छा।
उसके बाद जब मुझे ये पता चला हम्म, तो मैंने अपने पिता को, अपनी माताजी को बहुत समझाया हम्म, कि मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ, मुझे हम्म, नहीं शादी करनी है। लेकिन हम्म, पिता जो हैं हम्म, वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे। और उत्तर प्रदेश को अगर आप जानते हैं तो वहाँ पर पिता का जो रुतबा है या जो संस्कार हैं या ख़ानदान है, फिर वो बातें याद दिलाई जाती हैं कि तुम्हारे दादाजी जो थे, हम्म, वो उनके गंगा जमुना के बीच में नाम था, हम्म, और जब तक वो जाते नहीं थे तो हम्म, तब तक पंगत नहीं बैठती थी, हम्म, खाना शुरू नहीं होता था, तुम किसकी औलाद हो। बाजार नहीं खोला हाँ, तो करते थे। ये सब जी कहानियाँ जी। चेपी जाती थी हम्म, उस समय पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम्म, मैं ये कहूँगा कि मैंने फिर हम्म, जो है परिवार के उस डिसीजन को समझते हुए, क्योंकि मेरे पिता ने कहा कि भाई उनके उनके पिता नहीं थे, जो मेरी वाइफ थी उनके पिता नहीं थे, वो असमय ही चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब इनकी ज़िंदगी ख़राब होने में क्या हो गया, क्योंकि वो समय काफ़ी लंबा खिंच चुका था, 8 हम्म, साल का अंतराल था। अच्छा। 8 साल तक मैं उनको मना करता, लेकिन 8 साल तक वो हम्म, ज़िद पे अड़े रहे। मैंने कहा ठीक है, अब जो करना है आप करिए। तो इस तरीके से एक जीवन जो है हम्म, वो शुरू हुआ। और फिर मैंने उस जीवन को इस तरीके से जिया कि ठीक है, अब जो भी मेरे उसमें है, तो मैं अब इसके साथ चलना चाहूँगा। क्या उस और समय के जो सुशील भारती थे उन्होंने इस पूरी परिस्थिति के सामने हथियार डाल दिए? आप इसको इस तरीके से भी कहना कहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने हथियार डाल दिए, लेकिन मैं हमेशा से बड़ा पॉज़िटिव इंसान रहा हूँ। हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि एक नियति है, हम्म, आप सभी चीज़ों को लेकर के चल सकते हैं। परिवार की गरिमा को भी लेके चल सकते हैं, हर चीज़ को लेके चल। देखिए, 2 चीज़ें हो सकती थी, या तो मैं रिबेलियस हो जाता, हम्म, या फिर मुझे गृह त्याग करना पड़ता, हम्म, या कुछ और चीज़ें करनी पड़ती मुझे। तो वो मैंने चुना नहीं। अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने माता-पिता से प्रेम है, मुझे अपने परिवार से प्रेम है, मुझे अपने भाई-बहनों से प्रेम है। अब इनका जो भी फ़ैसला है, अगर ये चाहते हैं मेरे इतना कहने के बावजूद भी, जो हम्म, मैंने अपना कहना था वो कह दिया। अगर इनको लगता है तो ठीक है। तो मैंने इसको इस स्ट्राइड में लिया। जी। ऐसा नहीं था कि मैं चाहता तो मैं बहुत आसानी से कर सकता था मैं। मैं पढ़ा लिखा था, मैं जा भी सकता था, मैं भाग सकता था, मैं कुछ भी कर सकता था। बिल्कुल, बिल्कुल। सारी चीज़ें पता भी थीं। आपने अपने पिता का ज़िक्र किया, आप भी पिता हैं। कैसे पिता हैं आप? खुद को अगर आप अंक तो मैं नहीं कहूँगा, मगर अगर खुद की व्याख्या करनी हो, तुलनात्मक रूप से भी नहीं, एक पिता के तौर पर, जो हम मान के चलते हैं पिता, तो कैसे पिता हैं आप? मैं एक ज़िम्मेदार पिता अपने आप को कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में हुँ, जब से अ, मेरे बच्चे जो मेरा बेटा पैदा हुआ, पहले दिन से ही मैंने ऐसा कोई भी फ़र्ज़ जो पिता का हो और मैंने ना निभाया हो, ऐसा नहीं हुआ। मैंने सारे फ़र्ज़ जो हैं वो निभाए, और पूरी देखभाल, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि चाहे उनकी एजुकेशन हो, जो भी बेस्ट हो सकता था मैंने करने की कोशिश की है। उनके प्रति मैं चिंतित भी रहा हूँ, हुँ, वरिड हुँ, भी रहा हूँ, उनके भविष्य को लेकर के भी आज भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे नागरिक बने, जिसमें मेरी पूरी कोशिश है, जो मेरा पूरा ज्ञान है वो मैंने उनको दिया है। आज भी देता हूँ, बताता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मेरे पिता ने बहुत सारी बातें मुझे समझाई थीं या बताई थीं, तो वो गाहे-बगाहे मेरे ज़हन में रहीं वो बातें, और उनसे मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। तो कई बार क्या होता है कि पिता बोलते हैं, लेकिन पुत्र को समझ नहीं आता है, वो मानना नहीं चाहता या उसको रिजेक्ट करता है। उस समय पे करता है, लेकिन बाद में पिता की बात कहीं न कहीं सही होती है, वो अपने जीवन में उनको लागू भी करता है, उनके साथ चलता भी है। तो मुझे ये है कि जो मैं दे सकता हूँ या मैं बोल सकता हूँ, तो मैंने उनको बताने की कोशिश की है। लेकिन कभी फ़ोर्स नहीं किया मैंने उनको जी। कि आपको ये करना है या नहीं करना है। मैंने उनको रास्ता दिखाया कि करना आपको है, लेकिन मैं सिर्फ़ बता सकता हूँ, आपको अपना रास्ता स्वयं तय करना है। आपके जीवन में ऐसे कोई वचन नहीं है जिनके लिए प्राण जाए? नहीं, मेरे मेरे जीवन में ऐसे कोई वचन नहीं है कि प्राण जाए पर वचन न जाई, हुँ, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। है, हुँ, अगर कोई कमिटमेंट आपने किया है, हुँ, तो वहाँ पर हो सकता है, लेकिन मैं वही कमिटमेंट करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। बच्चों के संदर्भ में नहीं। नहीं, अच्छा, वो बिल्कुल नहीं। स्वतंत्र हैं अपने जीवन को अपने बिल्कुल तरीके से स्वतंत्र जीने हैं, के लिए। पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। जहाँ मैं मानता हूँ कि शायद हमारे पिता का एक ग्रामीण परिवेश था, हुँ, हमारे पिता की एक एक सांस्कारिक या उनका एक अपना माहौल था, हुँ। तो उनकी एक सोच रही होगी। मैं उसको रूढ़ सोच भी नहीं कहना चाहता, बट मुझे लगता है कि हर पिता अपने पुत्र के लिए अच्छा ही सोचता है, तो शायद उन्होंने भी कुछ अच्छा सोचा होगा। वापस चलते हैं डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर की तरफ और काफ़ी बड़े-बड़े नाम हैं अगर हम बात करें।
रेड क्रॉस है और भी हैं काफ़ी सारे नाम जिनके साथ आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ उनके लिए बनाई। तो मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा कि इन बड़े नामों के लिए, क्योंकि जब नाम बड़ा होता है, बजट बढ़ता है और यूनिट बढ़ती है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, तरीका अलग होता है, और जैसे हम पिक्चर का एक किसी नॉर्मल मोशन पिक्चर को हम बनाते हैं, उसके लिए जो सब तैयारियाँ होती हैं वैसी जाती हैं। तो वो कैसा था सारा कुछ? देखिए, मैंने जैसे कहा ना, मैंने कुछ प्लान नहीं किया। ये कंपनी थी जिसको मैंने जॉइन किया, कॉम्फर्ट कम्युनिकेशन एंड लुक्रेटिव आई। दो अच्छा। दो कंपनियाँ उसी कंपनी एक ही प्रेमाइस से चलती थी। तो उनके पास ये कुछ असाइनमेंट हुँ, आया करते थे, बीइंग अ डायरेक्टर, बिकॉज़ आई वाज़ हायर्ड एज़ अ डायरेक्टर। तो कई बार रेड क्रॉस के लिए प्रोजेक्ट हैं, तो कई बार यूनाइटेड नेशन के लिए हैं, कई हुँ, बार यूएनडीपी के लिए हैं, हुँ। कई बार अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के लिए हैं, कई बार अच्छा। फूड फाउंडेशन के लिए हैं। तो ये जो सारे के सारे जो इंटरैक्शन हुए वो वहीं हुए, और एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि इसके अंदर ट्रैवलिंग बहुत थी, लोगों के साथ मिलना, देश को देखना, समझना, और आपकी ट्रैवलिंग बहुत होती थी, जो आप सुबह कहीं, शाम कहीं, आप आज इस राज्य में हैं, प्लानिंग भी साथ-साथ में चल रही है, तो काफ़ी कुछ सारी चीज़ें चलती थीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दैट हैपेंड, एक एक मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन का एक झोंक होती है, एक फ़ेज़ होता है वो, कि उस समय पे कुछ हुआ तो हुआ, या उस समय पे कुछ कर लिया। आज मैं अगर चाहूँ, तो हो सकता है कि वो माहौल पूरा ना ज़िंदा कर पाऊँ मैं, या हो ही ना पाए। वो शायद मेरे ख़्याल से वक़्त का एक तकाज़ा था, ऐसा होना था, या मुझे ही चुनना था। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ उसमें, कि मैं आई वाज़ अ पार्ट ऑफ दैट वेंचर। होती हुई चीज़ में आप एक जगह खड़े थे जी, और वो हो रहा जी, था। बिल्कुल। ये मेरे ख़्याल से वही समय है हुँ, जब हुँ, उस यात्रा का आप कई बार ज़िक्र करते हैं हुँ, कि वो एक प्लेन जो पहले छोटे चला करते थे जी। और जिससे माउंट एवरेस्ट को पहली बार देखा हुँ, आपने। हुँ, हुँ, विदेश यात्रा भी आपकी हुँ, रही हुँ, हैं, हुँ। तो मैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर के जब थे उस तौर पे आप बाहर विदेश यात्राओं के लिए गए या फिर बाद में कभी? नहीं, उस दौरान मैं भी गया मैं। अच्छा। उसमें मुझे 2002 के अंदर जब सार्स फैला था, हुँ, तो डब्ल्यूएचओ ने हमें असाइन किया, हुँ, और मैं बैंकॉक हुँ, 10 दिन रहा वहाँ पे। तो वहाँ पर जो बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस अपनाई जा रही थी सार्स के समय में, क्योंकि उनका मानना ये था कि सार्स जो थे वो इन्फेक्शन के कारण हुँ, हॉस्पिटल से ही ज़्यादा फैला। हुँ, तो आई वाज़ शूटिंग वन हॉस्पिटल, जो कि मार्क किया गया था कि यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं अपनाई जाती हैं। हुँ। तो उसको सेग्रीगेट किया गया था। अच्छा। सो आई वाज़ शूटिंग इन बैंकॉक, की वो हुँ, पूरा पूरा जो डब्ल्यूएचओ का जो पूरा प्रोजेक्ट है थाईलैंड में किया मैंने वो। तो ऐसा नहीं है, उसी दौरान में भी मैं जाता था, करता था मैं। बहुत अच्छा। यूनाइटेड नेशन के लिए कई सारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, हुँ, ये हुँ, सब मैंने किया। जब यूनाइटेड नेशन का, जहाँ पे आप प्लेन की ज़िक्र कर रहे हैं, हुँ, तो मैं सनौली बॉर्डर से, हुँ, गोरखपुर से होते हुए, तो ये नेपाल, मैं काठमांडू जा रहा था वहाँ से। हुँ, तो बड़े छोटे-छोटे प्लेन होते थे, बुद्धा और निकॉन, हुँ, जो कि 9 सीटर प्लेन होते थे, हुँ, और वो आगे पंखा लगा हुआ है, आप बैठे हुए हैं, हुँ, ये एक ही एयर होस्टेस है। हुँ, सो ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज़ आई वाज़ नॉट प्रिपेयर, बट मैं बैठा हुआ था और मैंने देखा कि मेरे राइट हैंड साइड पे हुँ, एयर होस्टेस ने बताया कि अब हम एवरेस्ट की तरफ से गुज़र रहे हैं। तो शाम का समय था, और एक व्हाइट एलिफेंट की तरह से पूरा एवरेस्ट जो है वो दिख रहा था, और लाइट जो है वो चेंज हो रही थी, सूरज की रोशनी जो पड़ रही थी, तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा था वो। तो मुझे लगता है कि वो जीवन के कुछ ऐसे पल थे, ऐसे क्षण हैं कि जो मैं मेरी स्मृतियों में आज भी ज़िंदा हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको देख कर के, कि वो अपने आप में स्टैंड आउट हो रहा था, कि माउंट एवरेस्ट है तो लग रहा था कि हाँ, एवरेस्ट है वो। क्यों है माउंट और एवरेस्ट? उसके ऊपर जो चेंजिंग लाइट जो थी, हुँ, क्योंकि मैं सिनेमा का स्टूडेंट हूँ, तो वो मुझे बड़ा अच्छा हुँ, लगा था कि कभी ऑरेंज हो जाती थी, कभी येलो, कभी व्हाइट होता था वो। तो वो बड़ा खूबसूरत एक नज़ारा गोधुली था। बेला में किस तरीके का माउंट एवरेस्ट दिखता जी, है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बिल्कुल। आपने बात करी चेंजिंग ऑफ लाइट्स और वो एंगल की लाइट इस तरीके से थी, टेक्निकैलिटी सारी। जिस समय आपने बनाना शुरू किया सब चीज़ें, मेरे ख़्याल से फ़िल्म उस समय चला करती थी, उसके बाद हुँ, फिर टेप आए, कैसेट, सारी चीज़ें आप हुँ, बताते हुँ, हैं हुँ, अक्सर। फिर उसके बाद जब डिजिटल हो गया, ट्रांज़िशन था। हुँ, हुँ, उस ट्रांज़िशन में क्राफ़्ट को ज़िंदा रखना, हुँ, हुँ। वो किस तरीके से किया आपने? देखिए, एज़ फार एज़ द टेक्निकल पीपल आर कंसर्न्ड, सो दे वर स्ट्रगलिंग विद द टेक्नोलॉजी, व्हिच इज़ अ चेंजिंग, हुँ, ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजिशनल स्टेज जो हुँ, थी। जैसे मान लीजिए लीनियर पे जो लोग काम कर रहे थे एडिटर, उनको नॉन लीनियर पे शिफ्ट होना था, हुँ, डिजिटली उनको अपने आप को अपडेट करना था। मेरे साथ ये दिक्कत इसलिए नहीं थी कि मैं एक डायरेक्टर हुँ, हुँ, था, और मुझे उसके अंदर सुविधा दिखाई दी,
क्योंकि मेरा काम कंटेंट का था, मेरा काम लिखने का था, मेरा काम बनाने का था, टेक्नोलॉजी चाहे जो भी हो, बट मैं हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ भी चला। मतलब आई वॉज नॉट दी वन कि मैं चिपके रहूं कि नहीं यार लीनियर पे ही ज़्यादा मज़ा आता है। सो आई वॉज एडवेंचरस इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई ये नई टेक्नोलॉजी में देखो ना, वेलोसिटी पे कैसे काम होता है, इनसाइट पे कैसे काम होता है, एविड पे कैसे काम होता है, मीडिया 100 पे कैसे काम होता है। तो ये जो नई नई जो टेक्नोलॉजी, नई नई जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मशीनें जो आ रही थी, तो हम उस पर काम करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था उसके अंदर कि इस पर ऐसे एडिटिंग होती है, इस पर ऐसे होती है, यहाँ पे साउंड डाला जाता है, यहाँ पे ये होता है, तो अच्छा पूरा लीनियर सेट पैटर्न ही बदल गया है। तो आई वॉज विद द टाइम, मैंने अपने आप को चेंज भी किया, वक्त के साथ बदलते रहे हाँ, निरंतर। मैंने अपने आप को चेंज भी किया, ऐसा नहीं था कि, और कहाँ से चेंज किया, मैं स्क्रिप्ट हाथ से लिखता था, फिर मैंने टाइप करना शुरू किया, और टाइप करने के बाद में, मतलब MCRC करने के बाद भी आई वॉज नॉट फ्रेंडली विद द कंप्यूटर। उसके बाद मैंने कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर खरीदा और फिर सीखा, है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो टाइम के साथ बदली और टाइम के साथ मैंने की और सीखी, बिल्कुल। और और वो वो मेरे करना। ख्याल से वक्त चल रहा था और एक प्रवाह था जिसके साथ जी बहते, आप जैसे शुरुआत से बोल रहे हैं कि वो होना था और वो जी। हुआ। डॉक्यूमेंट्री संक्षेप में बस इसका मैं जवाब चाहूँगा, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग से ये जो अभी आपने शुरुआत में भी कहा था, जब आपके पिता की बात चल रही थी कि कई बार जब जिम्मेदारियां आती हैं तो ये रचनात्मक सृजनात्मक जो काम होता है ये रुक जाता है। जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का वो कॉमा जो था वो कैसे आया? कॉमा की मतलब रुकावट। हाँ, रुकावट ऐसे कि आपने छोड़ा कैसे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग से आप निकल के कैसे आए? क्योंकि फिर आप मारवा स्टूडियोज़ में आ गए, यहाँ पे अलग चीज़ें शुरू हो गई। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग बाय प्रोफेशन फुल हार्डकोर, वो कैसे छोड़ा गया? देखिए, अगर कहीं ज़्यादा छोड़ा तो अभी भी नहीं छोड़ा है। वो इसीलिए मैंने अभी अल्पराम की भी बात की। अभी भी देखा जाए तो माय सन हैज़ डायरेक्टेड अ मूवी कॉल्ड शक्ति द अनलीस्ड। सो अच्छा। आई वाज़ द यू नो आई वाज़ सपोर्टिंग हिम कि भई ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो छूटा अभी भी नहीं है, यू नो। देयर इज़ अनदर फिल्म कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। अच्छा। सो आई वाज़ वर्किंग ऑन दैट आल्सो। तो छूटा तो अभी भी नहीं है, बट हुँ, एक कॉमा जो लगा हुँ, वो ये था कि पहले बच्चे छोटे थे, तो क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर का जो जीवन है, वो पहाड़ों में, नदियों में, चंबल के रिवाइंस में, आपको पहाड़ियों पर, कहीं आप समुद्री तटों पर हैं, तो कहीं नदी के किनारे हैं, तो मतलब पूरा जंगल और ये सब जो है पूरा एक तरीके से उसमें ट्रैवलिंग काफ़ी है। वो बहुत भिन्न है, फीचर फिल्मों से बहुत भिन्न है। बट अगर आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो आपको, अगर बच्चे हैं तो उनकी भी ज़िम्मेदारी आपके पास है ना? तो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि भाई आप जो है मतलब पहले तो जब छोटे थे तो नहीं सवाल करते थे, लेकिन उसके बाद में उनको जो सवाल ज़रूरत करना महसूस शुरू। होने लगी उन्हें कि अब होना और चाहिए। मुझे भी लगा कि ये कैसे फेज़ में है जब 9-10 साल के, 12 साल के बच्चे, कि अब इनको एक एक एज की ज़रूरत है, एक गाइडेंस की ज़रूरत है, एक पिता की ज़रूरत है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्वार्थी नहीं हो सकता था कि अपने काम के साथ जुड़ा हमेशा रहा। माना है कि जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो तीनों क्या है कि बैलेंसिंग फैक्टर हैं। तो जीवन जीना जो है वो एक संतुलन का नाम है। एक्सेस हर चीज़ का बहुत वो है। आप थोड़ा टोन डाउन कर सकते हैं, अति थोड़ी-सी बुरी चीज़ें कर होती सकते हैं। है हर हाँ, चीज़, तो आप जैसे उसको कहते हैं। एक नया एक रूप दे सकते हैं। हुँ, तो ऐसा नहीं कहूँगा कि छूटा, लेकिन वो एक रास्ता निकल कर के सामने आया। तो मुझे लगा कि बहुत हो गया, 20 साल मैं ट्रैवल करता रहा हूँ, काफ़ी कुछ करता रहा हूँ। लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे काम देते हैं, मैं एस्टेब्लिश्ड डायरेक्टर हूँ। ठीक है यार, अब दिल्ली के मार्केट में जो करना था, जो होना था, जो हो गया, अब इसके आगे क्या करेंगे आप? अब कुछ नया करो अब। किसी और दिशा की तरफ चलते किसी हैं। और दिशा की तरफ चलें। और वो दिशा थी मारवा स्टूडियोज़ की, अगर मारवा स्टूडियो का आना भी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर की ही देन है। अच्छा, कैसे? एक इनके जो भतीजे हैं, तो वो वांटेड पिक्चर जो है प्रभुदेवा की वो करके आए थे यहाँ पे। हुँ, तो दे गॉट द असाइनमेंट ऑफ फिशरीज़, जो भारत के अंदर जो फिशरीज़ कोऑपरेटिव है, उसकी कुछ फ़िल्में थी, 3-4 फ़िल्में थी। हुँ, तो ही वाज़ लुकिंग फॉर अ डायरेक्टर। हुँ, तो मिस्टर मारवा इंट्रोड्यूस्ड मी हुँ, कि भाई ये कैसी डॉक्यूमेंट्री है और उसको आपको भारत फिर घूमना है, क्योंकि हुँ, आपको काम वही मिलता है जो आप कर चुके होते हैं। तो मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस था। तो देन आई वेंट टू कोणार्क, चिलिका, हुँ, आपको कुल्लू और मनाली और आपका ये और वो, जो जहाँ भी बहुत सारी ऐसे ट्रैवल डेस्टिनेशंस थे जहाँ पे हम गए उसमें। तो जब आए यहाँ पर तो फिर उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, अब घूमना क्या, अब एक जगह टिक के काम कीजिए। कुछ थोड़ा-सा हमारे लिए भी करिए। तो बहुत फिर अच्छा।
तो मेरी इस तरह से रेडियो आ गया, टीवी आ गया, फेस्टिवल्स आ गए, कुछ ऐसी चीज़ें हुई फिर। तो फिशरीज से उससे फिर फाइनली मार्वल स्टूडियोज आना हुआ, और उसके बाद का अब जी। उसके बारे में क्या ही बात करें, क्योंकि फिर हुँ, हुँ। वो इंटरव्यू तुरंत पीआर की तरफ चला जाएगा और जी। वो करने का कोई मंतव्य है नहीं। हुँ, मैं सर अभी आपने एक बात कही कि अति किसी भी चीज़ की हुँ, हुँ, बहुत ही मतलब ठीक नहीं होती है, हुँ, और हुँ, मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है, ये जब कोई ध्यान से सोचता है, हुँ, हुँ, ध्यान करके नहीं, ध्यान से सोचता है, बैठता है, रुकता है, हुँ, तब समझ में आती है। तो जो एक स्पिरिचुअल साइड है आपकी, मैं वो समझना चाहूँगा कि वो शुरू कब से हुई? हुँ, व्हेन एग्ज़ैक्टली यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट? और हुँ। उसके बाद फिर आपका जो डिस्कोर्स था कि किस तरफ चले, और अभी ज़िंदगी को किस तरह से देखते हैं, वो सारी चीज़ें? जी। देखिए, स्पिरिचुअलिटी की बात आपने जो की, तो वो कहीं न कहीं जो घर का जो माहौल जो था, वो बड़ा ही धार्मिक माहौल था। अच्छा। जैसे मैंने अक्सर पिता को अक्सर रोज़ तो नहीं देखा मैंने, हुँ, कभी मैंने उनको जल चढ़ाते हुए देखा, कभी पितरों की पूजा करते हुए देखा। लेकिन एक चीज़ बहुत ही शिद्दत से वो करते थे कि दिवाली वाले दिन हुँ, वो सारे भगवानों को रखते थे, सजाते थे। हमारी माताजी का भी बड़ा हुँ, इंटरेस्ट और उसके अंदर, और उनमें ना सभी जितनी भी इस धरती पर, इस धरा पर आरतियाँ हो सकती हैं, उनको गाया करते थे वो। अब ये चीज़ मुझे बड़ी नागवार गुज़रती थी। मैं ये हुँ, समझता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। ये हुँ। आरती क्यों गा रहे हैं? उनके पटाखे भी छोड़ने हैं अभी जाके। पटाखे भी छोड़ने हैं। हुँ, अच्छा, पटाखे तो ख़ैर चलिए जो भी है, बट हुँ, मुझे नो सम सॉर्ट ऑफ हुँ, हुँ, अनईज़ीनेस, ऐसा कुछ लगता था मुझे कि यार ये पूजा कर लो, आरती मत गाओ यार ये, हुँ। है नहीं? अच्छा, हाँ, ख़ासकर आरती 1 से। गा लो, हुँ, 2 गा लो, हुँ, अब सारे थोड़ी गाओगे। हुँ, तो ये जो था ना, बड़ा एक बेचैनी का समय होता हुँ, था ये। तो जहाँ से मुझे लगता है कि कुछ रिचुअलिस्टिक चीज़ों से हुँ, मेरा डिटैचमेंट जैसा शुरू हुआ होगा, शायद मुझे हुँ, ऐसा लगता है। और जब कभी आप किसी भी चीज़ से दूर होते हैं, तो कहीं न कहीं उसकी बहुत ज़्यादा नज़दीक भी होते हैं हुँ, आप। हुँ, हुँ, तो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, अंजनी सैन एक जगह है देवप्रयाग में, हुँ, गढ़वाल हिमालय में। हुँ, 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 तो वहाँ पे एक आश्रम है, वहाँ पर कुछ गढ़वाल के छोटे-छोटे बच्चे, मैं उनके साथ एक 10-15 दिन तक फ़ोटोग्राफ़ी करता था मैं। हुँ, तो मैं दिल्ली से एम्बेसडर कार के साथ में जाता था, ड्राइवर लेके मुझे जाता था, वहाँ मैं शूट करता था, उनके साथ रहता था, मैं हुँ, वापस आता था। तो रास्ते में ऋषिकेश एक जगह है, हुँ, तो हुँ, वहाँ पे मैं अक्सर देखा करता था। हुँ, तो मैंने एक दिन पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लक्ष्मण झूला है। मैंने कहा हुँ, लक्ष्मण झूला है? हुँ, तो इतने लोग क्यों हैं? उसने हुँ, कहा कि अरे लक्ष्मण झूला है, बड़ा गंगा नदी है और हुँ, ये है, वो है। हुँ, तो मैंने एक दिन ड्राइवर से बोला कि शायद मेरा दूसरा ट्रिप रहा होगा हुँ, कि रोको, मैं देखना चाहता हूँ। तो जब मैं गया, तो मुझे पहली बार, जब मैं गंगा के किनारे खड़ा हुआ जाकर के उस घाट पर, तो मुझे पहली बार एक अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस मुझे हुआ। जैसे कोई ब्रीज़ हुँ, जैसा, कुछ एक वाइब्रेशंस जैसा मुझे महसूस हुआ। तो मुझे लगा कि कुछ है। और मतलब उसी समय पे आई एम वेरी क्विक इन डिसीजन ऑल्सो। अगर हुँ, मैंने कुछ सोच लिया कि मैं ये करूँगा, तो फिर मैं करूँगा। हुँ, तो मैंने उसी समय पे डिसीजन लिया कि मैं इस ऋषिकेश, ये हुँ, क्या जगह है, तो मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा। अच्छा, मैं दिल्ली आया, दिल्ली आकर के मैंने अपनी प्रोड्यूसर से बात की हुँ, और मैंने कहा कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। हुँ, और उन्होंने मुझे, चूँकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड था कि भई ये बहुत अच्छी फ़िल्में बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया। और हुँ, मैं फिर 10 दिन ऋषिकेश रहा। हुँ, मैंने जितने भी आश्रम हैं, जितने भी वहाँ पे स्वामी हैं, हुँ, जितने भी लोग हैं, फ़ॉरेनर्स हैं, उनके बीच में मैंने रिसर्च की, जाना, समझा मैंने उनको। एंड बहुत ही मतलब वो था। तो दैट वाज़ आई थिंक माय फर्स्ट इंटरैक्शन विद द स्पिरिचुअलिटी। तो वहाँ से फिर वो एक चीज़ शुरू हुई। हुँ, और जैसे कि बताया ना कि भगवानों से मैं भागता था, दूर था। हुँ, 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 तो एक मुझे एक सीरीज़ मिली नेशनल चैनल की तरफ से करने के लिए, सारे जहाँ से अच्छा। अच्छा, तो सारे जहाँ से अच्छा में यू हुँ, वुड बी सरप्राइज़्ड टू नो कि मुझे सारे, क्योंकि भारत तो सारा धार्मिक देश ही हुँ, है, हुँ, हुँ, अगर टूरिज़्म की बात की जाए तो। हुँ, तो मतलब मैक्सिमम जो थे, वो यहाँ पर बड़े देवस्थल ही थे, जिनको हुँ, मैं शूट कर रहा था सारे जहाँ से अच्छा में। जी, चाहे वो ओमकारेश्वर हो, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे वो कलकत्ता का काली मंदिर हो, हुँ, चाहे मतलब भीमबेटका हो, चाहे हुँ, वो सारनाथ हुँ, हो, चाहे ये अपना वृंदावन हो, हुँ, मथुरा हो, इनके मंदिर हों, हुँ, सांची का स्तूपा हो। तो मतलब ये था कि सारे के सारे देवस्थलों में कैमरामैन धर्मस्थल मुझसे बिल्कुल, बोलता था, हुँ, और मैं जो चीज़ नहीं करना चाहता था अपने हुँ, जीवन में, वही मुझे करना भी पड़ा।
अच्छा। हाँ, बेलपत्र चढ़ाइए, हुँ, ये करिए, और उसके बाद फिर मैं खड़ा होता था कि आइए आपको लिए चलते हैं उदयगिरि की गुफ़ाएँ, और वहाँ पर हम आपको देखेंगे कि हुँ, भगवान बारहा किस तरीके से। हुँ, तो मतलब मैं वो एंकरिंग भी कर रहा हूँ, हुँ, मैं बोल भी रहा हूँ, हुँ, मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने पूरी सीरीज़ की, हुँ, तो मुझे लगा कि ये क्या था? जिस चीज़ से मैं आजीवन बचता रहा, कभी मैं मंदिर नहीं गया, कभी मैंने पूजा-पाठ नहीं की, हुँ, मैंने कभी मार्क्स के लिए किसी मंदिर के सामने हाथ नहीं जोड़े, हुँ, कभी मैंने ये नहीं कहा मुझे पास करा दो या फेल हुँ, करा दो, कुछ नहीं किया मैंने। हुँ, तो ये इतने सारे मंदिरों में मैं अचानक कैसे घूम आया? तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ जब सुप्रीम पावर कुछ आपसे कराना चाहती है, तो वो आपकी उसमें लिखा होता है। हुँ, आप चाहे आप यू आर नोबडी, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। हुँ, आपको कराना होगा तो वो कराएगा फिर आपसे। मुझसे कराया वो। जी, है नहीं? तो कई बार जो बोलते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइज़ेज़, तो ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था जी, कि जिससे मैं पूरे जीवन भर बचता रहा, वही मुझे करना भी पड़ा। और मैंने काफ़ी एन्जॉय किया उस पूरे के पूरे फ़ेज़ को। बट उसके बावजूद भी अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैंने क्या मैं पूरा धार्मिक हो गया, मैं नहीं हुँ, हुआ। आज भी मुझे लगता है कि कोई सुप्रीम पावर है, जिसके सहारे जो है पूरी पूरी दुनिया चलती है। कोई एनर्जी है जो पूरी दुनिया को चलाती है। और एनर्जी कभी ना तो ख़त्म होती है और ना ही वो आप जनरेट करते हैं उसको। हुँ, वो क्या है, ट्रांसफ़ॉर्म होती है, वो ट्रांसफ़ॉर्म चेंज होती बिल्कुल, रहती है। वो बदलती है। तो मैं इसका बड़ा पक्षधर हूँ, तो मेरे साथ कोई ऐसा वो नहीं है। जैसे कि कई बार अगर मुझे कहा भी जाता है कि फलाँ मंदिर चलो, यहाँ हुँ, चलो, वो चलो, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आता। मैं बड़ा साफ कहता हूँ। हुँ, इसको अगर लेकिन मेरी पूजा सिर्फ़ ये है कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ हुँ, और मुझे अगर उस विराट का हुँ, ध्यान हो आया, हुँ, अगर मैं ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ हूँ, हुँ, तो मैं स्टीयरिंग से हाथ छोड़ कर के मैं वहाँ पे भी हाथ जोड़ लूँगा मैं। हुँ, ऐसा होता है मेरे साथ कई बार। अच्छा, और मैं 1 सेकंड के साथ 1 से 30 सेकंड के बीच में हुँ, मैं हो सकता है कि उस समय पे चला जाऊँ मैं। हुँ, मैं भूल जाऊँ कि मैं रोड पे हूँ, मैं हुँ, भूल जाऊँ कि मैं कहाँ हूँ। हुँ, तो एक 30 सेकंड या 20 सेकंड का ऐसा फ़ेज़ आता है हुँ, कि जब मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। बहुत अच्छा। तो मुझे मतलब ये कहने में कोई वो नहीं है, लेकिन हुँ, मैं फ़ोर्सिबली कुछ चीज़ नहीं कर सकता इस जी। तरीके से। चलिए नहीं मगर मुझे साथ ही बड़ा रोमांचक भी लगा कि चलती हुई गाड़ी में एक साथ उससे आत्मसात होना, गाड़ी कहीं रुकी हो, किनारे पे लगी हो, उसके बाद अगर आत्मसात हो और सितार जुड़ें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो सुरक्षा के लिहाज से भी सही लेकिन रहेगा। अच्छा, लेकिन होता है ये, मैं उसमें कुछ कर नहीं नहीं सकता बिल्कुल, इसमें। मैं सब इसीलिए मैंने बहुत ही विनम्रता से कहा वरना मैं यही कहता कि ये तो बड़ा ख़तरनाक है। मगर ये भी एक अच्छी चीज़ है कि धर्म और जो अध्यात्म है उसके बीच का अंतर थोड़ा-सा समझना। आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है उससे एक चीज़ और, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हर व्यक्ति के अंदर का अपना एक आध्यात्मिक ऑरा एक एक चीज़ होती है, कई बार उनको पता होता है, कई बार नहीं पता होता है। तो जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या ये चीज़ भी स्वतः ही आपके अंदर रहती है? जब किसी व्यक्ति से मुलाकात होती है कि इनके अंदर की जो ऊर्जा है उससे मुझ पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? या फिर इस उस स्तर तक नहीं गए हैं, हम नॉर्मल किसी से ऐसे ही मुलाकात बस कर लेते हैं? देखिए, मेरे लिए हर व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा। मैं किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं देखता कि ये व्यक्ति जो है, ये इसका क्या स्टेटस है, हुँ, या इसके पास कितना पैसा है, या इसका क्या रुतबा है, या इसको कितने लोग मानते हैं, ये सब कोई क्राइटेरिया नहीं होता मेरे लिए। मैं हर व्यक्ति के अंदर मैं मानता हूँ कि उसके अंदर माहौल की उपज होती हैं, कुछ हुँ, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन पर मैं बात करूँ, उनको मैं समझूँ। उसके अंदर क्या खूबसूरत पक्ष है, उसके क्योंकि वो हो सकता है कि हृदय के किसी तल में या कहीं गहरे वो हुँ, सब चीज़ें छोड़ आया हो। हुँ, तो मैं उसको रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ, मैं उसके साथ हँसने-बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं उसके उस पक्ष पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सौंदर्य का पक्षधर हूँ। मैं नेगेटिविटी को लेकर के किसी भी तरीके से चलना नहीं चाहता, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं अंदर से सुंदर होता है और खूबसूरत होता है। ज़रूरत होती है कि उसको याद दिलाने की, उसको समझाने की, उसको बताने की। कई बार बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ कि जिनके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं होता। कई बार उनको लगता है कि यार आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, बड़े दिनों के बाद में मैं हँसा हूँ, बड़े दिनों के बाद में मुझे पता चला यार अपनी ये ट्रेट मेरे पास ये भी है। हुँ, हाँ, ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ मुझे खेलने में, उनके साथ बात करने में, उनके उस सौंदर्य पक्ष को उभारने में अच्छा लगता है। क्योंकि मैं अक्सर एक बहुत सीक्रेट बात शेयर करता हूँ कि जब मैं कॉलेज में भी था, हुँ, तो बहुत सारा जो ग्रुप जो हुआ करते थे, हुँ, तो वहाँ पर बहुत क्लियर कट ये दिखाई देता था कि कौन लड़का किस लड़की से क्या चाहता है और हुँ, कौन लड़की किस लड़के से क्या चाहता है। आप समझ रहे हैं मैं हुँ, क्या कहना बिल्कुल। चाह रहा हुँ, हूँ। लेकिन जहाँ प्रेम होता था, हुँ, उन आँखों में जो प्रेम होता था, तो
मैंने लिखा भी था एक कविता में कि मैं तुम्हारी आंखों की अतल गहराई में डूब जाना चाहता हूँ, है नहीं? तो इस तरह की मैंने कविता लिखी हुई थी। थोड़ी सी और इस कविता को बहुत पढ़े। मुझे याद नहीं है, मैं हम्म, कभी हम्म, आपको ज़रूर हम्म, भेजूँगा उसको। तो जो आँखों की अतल गहराई, हम्म, और जब 2 व्यक्तियों को मैं कभी भी प्रेम करते हुए देखता था, तो मुझे बड़ा खूबसूरत मालूम पड़ता था वो। मुझे लगता था कि दुनिया की सबसे उत्कृष्ट चीज़ है ये। वो चाहे जो भी भाव में हम्म, हो, लेकिन वो क्लियर कट, मेरा ऑब्जर्वेशन इतना बहुत बहुत स्ट्रांग था कि मुझे अच्छा लगता था वो देख करके। हम्म, और आज भी मुझे लगता है, लेकिन कहीं जो लस्ट या वो सब चीज़ें भी हम्म, दिखाई देती थी, जी तो जी जी। उन पर मेरा ध्यान उतना नहीं जाता था। मुझे लगता हम्म, है अबे छोड़ो यार, ये हम्म, क्या बकवास है, हम्म, ऐसा मुझे मेरे मन में आता था। हम्म, बट मैं आज भी उस चीज़ का पक्षधर हूँ, और शायद मुझे लगता है कि कोई भी दुनिया का आदमी हम्म, उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता कि जो 2 लोग अगर वो वाक़ई हम्म, प्रेम में हैं, हम्म, खूबसूरत प्रेम में हैं, उससे सुंदर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो मेरा जो फ़िलॉसफ़ी है लाइफ़ का, वो यही है कि जो जीवन में सुंदरतम पक्ष है आपका, उसको देखने की कोशिश करनी चाहिए। जी। और वो बाध्य नहीं है किसी और चीज़ के लिए कि अगर वो प्राप्त होगी हुँ। तभी ये पूर्ण माना नहीं, नहीं, जाएगा, या फिर कोई एक एक निर्धारित वो उसके लिए कोई। सेल्फ़लेस चीज़ है, वो सेल्फ़लेस है, वो दिखता है वो। बिल्कुल। आप उसको बना नहीं सकते, उसको छुपा नहीं सकते। क्रिएट वो होता है। हाँ, वो हो जैसे शायर पागल और आशिक होते हैं, बनते नहीं हैं। बिल्कुल, तो वैसे ही ये चीज़ है, क्योंकि ये बहुत सौंदर्य वाली बात है। बिल्कुल। अब आखिरी में, क्योंकि उत्तरार्थ है हुँ, हुँ, हुँ। पूरी तरह से, तो मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा राही पब्लिकेशंस के हुँ, हुँ, बारे में, हुँ, हुँ। कि वो साहित्य जो पहले किताब किसी और की, किसी के द्वारा छापी गई, हुँ, हुँ, पढ़कर यहाँ हुँ, तक आए, हुँ। तो अब ये राही पब्लिकेशंस, और ये कैसे है? नाम कहाँ से आया राही? ये। देखिए, मेरे जीवन में सबसे बड़ी जो बात है, हुँ, जो मैं अगर पीक देखना चाहूँ अपने जीवन का, या मैं उन उपलब्धियों पे अपने आप को ये देखना चाहूँ कि जो भी मेरा हुँ, व्यक्तित्व है, जिस पर मैं गर्व कर सकूँ, हुँ, वो यात्राएँ ही हैं, हुँ, मेरी ट्रैवलिंग है, हुँ, जिनको मैं अपनी थाती मानता हूँ, कि जिनको मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में हुँ, बहुत कुछ हैं वो चीज़ें। तो यात्रा, राहगीर, हुँ, राही, ये सब मेरे बहुत क्लोज़ टू हार्ट हैं, ऐसे हुँ, शब्द जो हैं। हुँ, तो मुझे लगता है कि जीवन भी अपने आप में एक यात्रा है। रही बात नाम की, हुँ, जो नाम की बात की, तो वो तो हुँ, ये है। जी, दूसरा ये है कि मेरे जीवन में कुछ भी अगर घटित होता है, हुँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं प्लानिंग करके नहीं करता कुछ। जी, जैसे-जैसे चीज़ें आती हैं, उन्हीं से ही कुछ चीज़ें निकलती हैं। हुँ, जैसे नदी का जो बहाव है, वो स्वतः ही अपना रास्ता बनाता है। हुँ, उसको समुद्र तक जाना है, हुँ, वो अंदर की जो यात्रा है, उस विराट से मिलने की यात्रा आपकी कैसी भी हो सकती है। लेकिन जो बिल्कुल, बीच का रास्ता है, हुँ, वो कहीं से भी जा सकता है। बिल्कुल, तो मेरा कहना ये है कि जब राही पब्लिकेशन का जो ये विचार आया, हुँ, क्योंकि मैं स्वयं लेखन की लिखते। तरफ प्रवृत्त हुआ, तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे जो पब्लिशर जो हैं, हुँ, तो वो किताबें छापते थे, और मेरी कुछ किताबें थीं, और जो मैंने लिखी, सबसे पहले मैंने सोल द मास्टर टीचर हुँ, किताब लिखी। वो किसी के साथ मिल के लिखी थी, उनका आइडिया था, मैंने लिखी थी, हुँ, हुँ, है हुँ, नहीं? तो वो आत्मा सबसे बड़ा शिक्षक, वो किताब अमेज़न पे हैं, ये सब हुँ, किताबें। इलनेस द लैंग्वेज ऑफ सोल जो हुँ, किताब जो लिखी, वो भी अमेज़न पे है। अच्छा, तो ये सब किताबें, जो मैं जब आध्यात्मिक जर्नी मेरी शुरू हुई, तो मैं लिखना शुरू किया। हुँ, तो मैंने बड़े चाव से ये सब किताबें जो हैं, जब मैंने एक उपन्यास लिखा 27 सपनों का देश, अच्छा, जी, तो वो उपन्यास जो है साहित्य प्रकाशन ने उसको छापा। हुँ, एक कहानी की किताब लिखी है, रिश्तों की तलछट। हुँ, तो ये सब मैं जब लिख रहा था, तो सबसे जो बेकार है अनुभव जो मुझे हुआ, हुँ, वो ज्ञान पब्लिकेशन से। मैं अच्छा, मतलब नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अब ठीक है, बात हो ही रही है ईमानदारी की, तो ले भी सकते हैं। चलिए, उनके पास से मैंने किताब लिख दी, जो भी हमारे पार्टनर थे या हुँ, हम मिल कर के लिख रहे थे, तो जो भी उनको देना-दबाना था, वो भी हो गया सब। कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम में 2012 में वो किताब लिखी थी, तो कोरोना के टाइम में हुँ, उनका एक एक वो आता है मेरे पास, फ़ोन, मेल आता है। अच्छा, मेल, उस मेल में लिखा हुआ था कि हम आपकी किताब की सेल बढ़ाना चाहते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और आपकी जो किताब है, वो 90 बिकेंगी, 90 किताबें बिकेंगी, तो आपकी रॉयल्टी शुरू होगी, अच्छा, जिसमें कि अभी तक 1 किताब बिकी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1912 से 2012 से लेकर के और 2020 तक हुँ, अब 1 किताब बेच पाए हैं। तो 90 किताबें कितने साल में बिकेंगी? अगर 8 साल का पीरियड में 1 किताब बिकती है, हुँ, तो 90 किताबें कितने साल में बिकेंगी? मुझसे मैथ्स की उम्मीद ना है नहीं? कीजिएगा, तो हाँ, मैं भी नहीं इसका हुँ, अंदाज़ा लगा सकता। तो इससे तो जब 90 बिकेंगी तब रॉयल्टी शुरू होगी, हुँ,
और ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, उनका एक मेल आया था जिसमें लिखा हुआ था कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दें। तो मैंने सोचा कोरोना का टाइम है, बैंक अकाउंट नंबर दे दो, हो सकता है कि अभी कुछ रॉयल्टी आ जाए इससे। तो जब मैंने वो पढ़ा तो बड़ा हास्यास्पद मालूम हुआ मुझे। मैंने कहा वाह। और उसमें एक और बढ़िया चीज़ लिखी हुई थी, उसमें कहा हुआ था कि चूंकि आपकी किताबें बिकी नहीं है तो हम उनकी सेल बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने जितने भी कॉन्टैक्ट ईमेल हैं वो हमें दे दें। अच्छा। हाँ, मतलब यह है कि मियाँ की जूती और मियाँ की चांद, तो दोनों चीज़ मतलब आप ही को काटेंगे हम। पहले भी आपको काट चुके हैं और फिर भी हम आपको ही को काटेंगे। 8 साल से हमने तो कुछ किया नहीं एज ए पब्लिशर। तो आई थॉट कि यार देयर लॉट ऑफ राइटर्स जो इस तरह से ठगे जाते होंगे या इस तरह से करते जाते होंगे। देयर इज नो पब्लिसिटी, नो नथिंग, बुक का कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट। तो मैं लिटरेचर फेस्टिवल शुरू कर ही चुका था और आई वाज इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ राइटर्स। तो मुझे लगा कि एक वहाँ से वो एक आइडिया एक जन किया। एंड लकीली आई हैड दैट ISBN जो कि मैंने बहुत पहले शायद किसी उसमें ले लिया था। तो उसके बाद देन आई स्टार्टेड वेंचरिंग इनटू राई पब्लिकेशन। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही सहज तरीके से, कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि नहीं अब मुझे एक मार्केटिंग प्लान करना है, चीज़ें करनी है और ये करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक भाव से जन्मी हुई चीज़ थी। वो अंदर से एक एग्रेशन था कि अब मैं दिखाता हूँ आपको या मैं बताता हूँ आपको कि किस इन तरह इन चीज़ की राइटर्स जाती का है। भी एक हक है। ये बेचारे नए हैं तो क्या हुआ, बट आप ऐसे नहीं कर सकते। यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। लिटरेचर कोई किसी का कोई आपके मतलब आपकी बपौती नहीं है। लिटरेचर अगर कोई अच्छा लिख रहा है तो आपकी यू आर अ पब्लिशर, आप कोशिश तो करिए। आप जिम्मेदारी। किस तरह के पब्लिकेशन हाउस हैं। जब आप कह रहे थे पहले थे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो हैं उनकी भी किताबें आपके वहाँ से आई। एक किताब 12 साल में बेचते हैं आप, 8 साल में एक किताब बेच पाते हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं आप। और आप राइटर से ही उसकी कॉन्टेक्ट मांगते हैं। बिल में हाथ तू दे और मंत्र मैं पढ़ूं। हाँ, तो वहाँ से इसका ये हुआ। तो ऐसा कोई इरादा नहीं था कि कोई बहुत वो होगा, बट मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे मन का काम है, अच्छा काम है, बहुत सारे राइटर्स इससे जुड़ेंगे और वो हुआ भी और हमने काम भी किया उसमें। बहुत अच्छा। इस पूरे इंटरव्यू में थोड़ा साहित्य पे कम बात हुई है, मगर वो मैंने जानकर थोड़ा छोड़ा क्योंकि लिटरेरी फेस्टिवल, क्योंकि वो आपने आगे शुरू भी यहाँ पे किया और उसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल आप डायरेक्टर हैं उसके मार्वा स्टूडियोज़ में जो होता है। तो किसी दिन विशेषांक एक करेंगे जिसमें कि लिटरेरी फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे और जो साहित्य पक्ष जो है जिसमें मैक्सिम गोर्की की कहानियाँ हैं, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं और उसके साथ बहुत सारे कुमार राकेश जी और बाकी जो अलग राइटर्स हैं उनके प्ले भी हैं, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। मगर आज का मुझे लगता है कि ये जो साक्षात्कार है, जो बातचीत है, उसको यहाँ एक अल्प विराम देने की जो बात हुई थी उसकी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आपने, मैं आमतौर पर कहता हूँ आप आए, मगर बात यह है कि यहीं रहते हैं, मगर फिर भी कि आपने ये वक्त निकाला, क्योंकि सबसे खूबसूरत अगर चीज़ आप किसी को दे सकते हैं तो अपना वक्त है, क्योंकि ये वही वक्त है जो दोबारा आपको भी नहीं मिलेगा, जो कि आपने मुझे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, एक तरफा मित्रवत संबंध और वो क्यों है उसके पीछे का कारण आपके इस पूरे साक्षात्कार ने स्थापित कर दिया कि जब साफगोई से हम किसी चीज़ को किसी व्यक्ति के सामने रखते हैं तो वो हमसे जुड़ पाता है। हमारे उस आडंबर से जुड़ना एक अलग चीज़ है जो हम बाकी लोगों को दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका होने के लिए। और शायद मुझे उम्मीद है कि मैंने कुछ इस तरीके की बातें नहीं की होंगी कि अभी मुझे शाम को नीचे जाके रेजिग्नेशन देना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ऐसी आपने कोई बात नहीं की रेजिग्नेशन देने की। आपने कहीं न कहीं जो एक मेरी यात्रा जो है उसको आपने बड़े खूबसूरती से और बड़े अच्छे आपके प्रश्न थे, जिन प्रश्नों के माध्यम से शायद मैं उस गरिमा के साथ में उन सब बातों को रख पाया जिसको मैं अक्सर रखना चाहता हूँ। तो आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील भारती, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, वर्तमान में ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर मारवा स्टूडियोज़, 3 कम्युनिटी रेडियोज़ हैं, एक टीवी चैनल है जिस पे आप ये देख रहे हैं। तो वैसे तो आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे इसको, उसके पहले का पूरा अनुभव है। ज़रूरी इस पूरी बातचीत में से आप लोगों के लिए शायद जो मुझे लगता है कि हो सकता है वो ये है कि ज़िंदगी का एक प्रवाह है और वो प्रवाह ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से ख़त्म होती है वो दोनों नियत है, वो पहले से स्थापित हैं, मगर जो प्रवाह है ये आप खुद बनाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार कोई प्रेमी किसी प्रेमिका से मिलने निकलता है तो वो जो दूरी वो तय करता है उसमें जो उसके मन में भाव है वो ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि पहुंच जाने के बाद तो खैर वो पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। तो जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक इस अपूर्णता में अपने जीवन को तलाशते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए MS टीवी।